नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। लगातार चौथे दिन आप बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम निफ्टी में देख रहे हैं। दिन का उच्चतम लेवल 18,220 जो आपने देखा था अक्टूबर 27 या 28 के आसपास। तो समझिए कि 2 महीने से ज़्यादा के उच्चतम लेवल पर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में आपके सामने आज जो फिलहाल लेवल आता हुआ दिख रहा है वो है आधा प्रतिशत ऊपर, लगभग 200 अंकों का इजाफा, 38,663 आपके सामने। बढ़िया मोमेंटम निफ्टी बैंक में भी आपके सामने है। हालांकि दोनों इंडिसेस एक नैरो रेंज में आपको आज ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिए, आज T-1 यानी कि बुधवार है और कल हम लोग एक और वीकली एक्सपायरी में कदम रखते हुए दिखेंगे। अलावा निफ्टी और निफ्टी बैंक के आप बहुत ही शानदार मोमेंटम देख रहे हैं रियल एस्टेट इंडेक्स में। यहाँ पर एक रिकॉर्ड हाई आपको लगता हुआ दिखा है। कुछ समय पहले DLF के सेल्स अपडेट आए और अन्य कई रियल एस्टेट कंपनीज में आप ताबड़तोड़ मोमेंटम आते हुए दिख रहे हैं। आज अतरंगी काउंटर्स आपके सामने स्क्रीन पर चलते हुए दिखेंगे। मिड कैप्स में जो आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं, इनमें से टाटा कम्युनिकेशंस आपको रिकॉर्ड हाई पर दिखेगा। ओबरॉय रियल्टी की चर्चा हुई। इंडियन होटल्स में आपको 5% से ज़्यादा की वृद्धि दिखेगी। साथ ही साथ बिरला कॉर्प, टाटा कम्युनिकेशन, बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आप बढ़िया तेज़ी देख रहे हैं। और साथ ही साथ आज ऑटो एंसिलरीज का भी दिन है। वेरॉक इंजीनियरिंग देखिए आपके सामने सुंदरम ब्रेक लाइनिंग लाते हैं, यहाँ पर आपको 10% से ज़्यादा की बढ़त आती हुई दिखेगी। और टालब्रॉस ऑटो 5% ऊपर। तो अलग अलग सेक्टर्स से आपको भिन्न भिन्न प्रकार के शेयर्स इस प्री बजट रैली में बहुत शानदार मोमेंटम के साथ तेज़ी में जुड़ते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी का स्वागत करते हैं। कुमार साहब, बचे हुए 90 मिनट में क्या लगता है आपको? देखिए शैल जी, आज निफ्टी पे हमारी अप्रोच थी और जो भी कल की अप्रोच थी उसके मुताबिक करीब 18,205 ये लक्ष्य में निर्धारित करके चल रहा था आज की मेरी स्ट्रेटेजी का। आज आपको स्क्रीन पर जो इंट्राडे हाई दिखा है वो आप अगर मान के चले तो करीब करीब है 17,221 का। देखिए उन लॉन्ग्स पे प्रॉफिट्स तो आपको मिल गए हैं। निफ्टी करीब 18,173 पे है। अब इस बात के मद्देनजर कि कल एक्सपायरी डे है गुरुवार को, एक चीज है शैल जी, सुबह से लेकर अब तक और स्पेशली 12 से लेकर 2-3 तक 18,200 की कॉल में काफी कॉल राइटिंग हुई है। 18,200 पे कॉल राइटर एक ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा है और 18,200 की कॉल का आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट 1,56,642 है। और अगर आप पुट्स को देखें तो 18,100 की पुट में करीब 1,21,503 का आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक सब्सटेंशियल मूव के बाद शैल जी हल्का सा ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा है कॉल राइटर और पुट राइटर। यानी अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो कल का क्लोज उस पर एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग तो रह सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इन स्टैट्स के साथ एक फ्रेश लॉन्ग की पॉसिबिलिटी नहीं है इस वक्त तक शैल जी। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी तक के कॉल राइटर्स के एग्रेशन को देखकर हाँ, निफ्टी पे अभी लॉन्ग ट्रेड नहीं है। लॉन्ग ट्रेड के सर्कमस्टेंसेस तब बनेंगे अगर हम 18,220 इसके ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करें और हम 18,200 के कॉल राइटर को थोड़ा सा प्रेशर में लाएं। फिलहाल वो नहीं है, तो अभी डायरेक्शनल ट्रेड क्लोजिंग में अभी कोई नहीं है शैल जी। दूसरी बात निफ्टी बैंक में याद रखिएगा प्रॉफिट बुकिंग है 12 बजे। मैंने इनफैक्ट कहा था कि ये डेटा फर्दर लॉन्ग साइड का अगर आप देखें आज इंट्राडे में इंडिकेशन नहीं दे रहा है। क्यों? आप निफ्टी बैंक की स्लाइड्स को देखिए और निफ्टी बैंक की स्ट्राइक्स को देखिए। आज 39,000 की स्ट्राइक में 1,34,000 का आउटस्टैंडिंग वाई है। 38,900 पे 57 का, 38,800 पे 98,000 का, जो कि इंडिकेट करता है ये बहुत लोड जोन है, ये प्रेशर जोन है। तो अभी याद रखिएगा एक डायरेक्शनल ट्रेड डे ट्रेडर्स के लिए फ्रेश लॉन्ग ट्रेड नहीं बनता दोनों में ही, निफ्टी और निफ्टी बैंक में खुद टाइमिंग। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। एक्टिविटी अगर आप देखें अतरंगी स्टॉक्स जैसे शैली ने जो मेंशन किया उसमें बढ़ रहे हैं। कहां कहां ओएरिएशन हो रहा है मैं बात करूंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग नो डायरेक्शनल ट्रेड ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो पैनल मौजूद है वो आपकी स्क्रीन पर है। एक एक करके करिए मुलाकात और करते हैं उनसे बात। फंडामेंटल एनालिस्ट गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ेंगे। कविता जैन टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनसे करेंगे बातचीत। राहुल शर्मा जेएम फाइनेंशियल्स के, चंदन तापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, राजेश सतपुरी.com के राजेश सतपुरे, प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा और मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल होंगे हमारे साथ। और एक खास बातचीत आउटलुक 2022 का आउटलुक। इसी क्रम में श्री रामदेव अग्रवाल को फाउंडर एंड चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज के हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे आशीष माइंड ट्री के नंबर्स के एक्सपेक्टेशन और डीलिंग रूम में बात करेंगे
एग्जैक्टली एथेंस से। और 3:10 पे मैं और शैलजी मंत्रणा शुरू करेंगे मोमेंटम कॉल्स के बारे में। शैलजी, चलिए अब बिना विलंब के आपके सामने जोड़ते हैं अपने टेक्निकल पैनल पर। इस मंच पर हमारे साथ राहुल शर्मा साहब जेएम फाइनेंशियल के जुड़ चुके हैं। नमस्कार राहुल जी, बताइए कहां पर आपकी आज दूरदृष्टि काम करती हुई दिख रही है? कहां पर एक बढ़िया ट्रेड बैठा है जो अगले 80-85 मिनट जबरदस्त पैसा कमाएगा? नमस्कार शैल जी, देखिए मेरी निगाहें इंडसइंड बैंक पर है। इसका रीजन सिंपल है। जनवरी महीने में बैंक निफ्टी करीबन 9% चल चुका है। इंडसइंड बैंक मात्र 5.5% चला हुआ है। देखिए क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक लेगार्ड है और ये वन ऑफ द हाई बीटा काउंटर्स है। यानी कि जब जब चलता है तब एग्रेसिव मूव्स आते हैं दोनों तरफ। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया कैचअप प्ले करना बाकी है और कैचअप के बाद में आउट परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इंडसइंड बैंक को बाय कीजिए। पोजिशनल ट्रेड है, 900 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है कि 1025 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं जनवरी सीरीज में। तो पोजिशनल बेसिस पर क्लियर रिवर्सल यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेशियो चार्ट्स पर, जो कि इंडसइंड और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में लग रहा है कि इंडसइंड बैंक में यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आनी चाहिए बहुत जल्द। यहाँ पर अब जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, बैंकिंग से यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और फिलहाल जो टॉप गेनर है इंडसइंड बैंक, वहाँ पर तेजी की मोहर लगाते हुए राहुल शर्मा साहब, बताइए आपकी पसंद क्या रहेगी आज वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले? शैल जी, मैं समझता हूँ कि भारतीय एयरटेल पे ध्यान देना चाहिए। भारतीय एयरटेल कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन फाइनली आज इसने एक ब्रेकआउट दिया है। 720 के लेवल्स को ब्रीच कर दिया है। ठीक ठाक से वॉल्यूम से मेरा समझना है कि यहाँ पर फॉलो बाइंग देखने को मिल सकता है। जो टारगेट रहेंगे वो 755 के रहेंगे। तो भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की राय है। 755 के टारगेट के लिए 709 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। और ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो एट द मनी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, जो कि 730 का है। 12 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं, वहां पर खरीदारी करिए 6 रुपए के स्टॉप लॉस से। 25 से 30 रुपए के टारगेट आपको 730 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं भारतीय एयरटेल के। डिस्क्लोजर ये है कि ऑप्शन कॉल हमने अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है। ओके, भारतीय एयरटेल 723 पे इट्स बाय आपकी स्क्रीन पे इस वक्त करीब 20 रुपए पर ट्रेड करता हुआ। कविता जी नमस्कार, आपका कन्विक्शन ट्रेड। जी नमस्कार शैल जी, नमस्कार एवरीवन। वेल, टॉप कन्विक्शन ट्रेड एज बाटा इंडिया देखें। बाटा इंडिया इज ऑन वीकली चार्ट देखें हम 2200 रुपए से करेक्ट हुआ और 1700 के आसपास इसने एक अच्छा बेस बिल्डिंग एक्टिविटी किया। पिछले 3 वीक के बाद इस वीक में एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है और ऑन अ डेली चार्ट अपनी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को भी सरपास किया है। एवरेजेस के ऊपर निकलते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है मोमेंटम गेन होता हुआ दिखेगा। डेरिवेटिव में भी 2000 के स्ट्राइक पर हम फर्दर इसमें ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं। So I believe 2000, 2050 एक या 2 दिन का नजरिया रखें तो इन लेवल्स को चेज करता हुआ दिखेगा बाटा इंडिया। एंड वन कैन मेक अ स्टॉप लॉस ऑफ 1956 ऑन द पोजीशन। तो फिलहाल 1977 पर है। 2040 के टारगेट्स के लिए इसे चेज करें फॉर अ डे और 2 का नजरिया रखें। ओके, बाटा इंडिया 1975 पे इट्स बाय फ्रॉम कविता जी। और राजेश सतपुते जी, एक सेकंड, राजेश सतपुते जी का ट्रेड लेके आते हैं। राजेश जी, क्या पिक करना है आप इस वक्त? वीरेंद्र जी, देखिए मेरा 2 बजे का पिक होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे एक जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। शॉर्ट बेयर ट्रैप है यहाँ पे। तो जो टारगेट है मेरा वो रहेगा करीबन 900 का। 882 पे फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 868 का। इसमें सिर्फ मैं एक जोड़ना चाहूंगा, अगर यहाँ पे जो डिप मिलता है करीबन 875 के आसपास, तो दैट विल बी एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो बाय ऑन डिप विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बट मोमेंटम बहुत तेज है, कहीं पे भी हल्का नहीं हो रहा है। तो दैट सिंपली शोज कि मोमेंटम तो है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर है, यस, उनके लिए तो कॉल रहेगा 870 का स्टॉप लॉस और 900 प्लस का टारगेट एमएनएम। ओके, 900 प्लस का टारगेट है। 881 का लेवल यहां नजर आ रहा है। प्रकाश सर नमस्कार, क्या कन्विक्शन ट्रेड है आपका इस वक्त? कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त है यूनाइटेड ब्रेवरीज। बहुत अच्छा अपमूव मिला है, करीब 1560 1600 के जोन के आसपास कॉन्स्टेंटली अपमूव मिल रहा है। आज का मूव भी एनकरेजिंग है। 1605 रुपए में एक बहुत बढ़िया बाई सिग्नल जनरेट हुआ था सुबह। अपसाइड ऑन है, 1660 का टारगेट है। स्टॉप होगा 1620 का यूनाइटेड ब्रेवरीज। के सामने हम लोग 5 बाय कॉल्स फिलहाल स्क्रीन पर ट्रैक कर रहे हैं। मोमेंटम लॉन्ग साइड ट्रेड्स पर रही है और आप इस वक्त निफ्टी को
113 अंकों पर 18,170, बैंक निफ्टी को 200 अंकों पर 38,640 पर ट्रैक करते हुए देख रहे हैं। डायरेक्ट साहब, जरा कॉल्स एक बार स्क्रीन पर आप सब ले आइए, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस यहां पर नोट कर लिए जाएंगे। राहुल शर्मा साहब की तरफ से इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय है, ये बहुत बढ़िया मोमेंटम में है और फिलहाल निफ्टी का सबसे टॉप गेनिंग बैंक इंडसइंड बैंक ही है। साथ ही साथ भारतीय पर मानस जायसवाल साहब ने एक लॉन्ग ट्रेड दिया है, ये काउंटर भी आपको तेजी में चहकता हुआ दिखेगा और फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल पर भारतीय आपको ट्रैक करता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ आपको बाटा इंडिया पर एक बुलिश कॉल देती हुई दिख रही है कविता जी, और 2 लॉन्ग कॉल्स महिंद्रा एंड महिंद्रा और यूनाइटेड ब्रूरीज भी हम लोग फिलहाल लॉन्ग साइड पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। इन सबके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, एक खास मेहमान का स्वागत करते हैं। आप हैं श्री रामदेव अग्रवाल साहब, को फाउंडर और चेयरमैन ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। पिछले 3 दशक से अग्रवाल साहब बाजार से जुड़े हुए हैं और आपके मल्टी बैगर जो स्टॉक पिक्स हैं वो बहुचर्चित हैं। बहुत ही गहरी और मजबूत पकड़ अग्रवाल साहब बाजार पर रखते हैं और एक एक शब्द पर पूरा बाजार टिका रहता है यहाँ पर रामदेव जी के। नमस्कार अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवास में और नव वर्ष की एक बार और शुभकामनाएं। ज़बरदस्त मोमेंटम हम लोग प्री बजट रैली में फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं। बताइए आपके हिसाब से मूड और माहौल का बाजार का फिलहाल कैसा चल रहा है? ये शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और अभी देखिए 2 बहुत बड़े इवेंट्स हैं। एक तो आपको बजट है 1 तारीख को, फिर उसके 1 महीने के बाद आपका एक मिनी जनरल इलेक्शन है, आपका वापस 5-7 स्टेट्स में आपका इलेक्शन होगा और 10 तारीख को 10 मार्च को उसका रिजल्ट आएगा। सो अभी ऐसा कंटिन्यूअस मोमेंटम है। अभी बजट तो सबसे बड़ा है, अभी यहाँ पर बजट कैसे बनता है, कैसे आउटलुक बनता है। और तीसरा ऑफकोर्स कोविड का जो अभी स्प्रेड चल रहा है, कहाँ पर पिक आउट होगा। एक नेगेटिव वो है कि भाई लोग बोलते हैं कि 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। सो कितना बड़ा कैओस होगा, कैसे होगा बाजार में, उसकी तो कोई ऐसा डर तो नजर नहीं आता है, लेकिन मॉडल्स ऐसे बोलते हैं कि भाई बहुत बड़ा होगा ये स्प्रेड। ऑफकोर्स इट इज नॉट दैट सीरियस, लेकिन फिर भी जब तक ये इवेंट निकल नहीं जाए तब तक तो क्या मिले। तो इन 3 अहम इवेंट से आपको बाजार कुश्ती लड़ता हुआ दिख रहा है। अग्रवाल साहब, आपने बखूबी कहा कि बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है। हम लोग एशिया के फिलहाल बेस्ट परफॉर्मिंग बाजार रहे हैं पिछले 8 या 9 सेशंस में। बताइए आप अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, बड़े HNIs और अच्छे बड़े निवेशकों से क्या क्या चर्चाएं करते हुए दिखते हैं? कहां पर आपको लगता है बजट फोकस करता हुआ दिखेगा इस ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए और कोविड के प्रकोप से इकोनॉमी को बचाने के लिए? हाँ, यही बात है कि बजट में देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ऑलरेडी आपके GST काउंसिल और से जो आपको मीटिंग होती रहती है पूरे साल भर, उससे मालूम पड़ता था। मेरे को लगता है कि बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में उतना कुछ आएगा, लेकिन आपका डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें कहाँ बदलाव आ सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स इसके नीचे तो जा नहीं सकता है, बहुत हो सकता है शायद ऊपर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन जाएगा तो नीचे नहीं। आपका पर्सनल टैक्सेस जो है, जो हायर एंड में जो है 40-42%, वो भी मेरे को लगता है कि अभी माहौल ऐसा है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी। अभी सरकार, क्योंकि सामने इलेक्शन है और कोविड का प्रकोप है, वो देखते हुए मुझे लगता है कि नीचे तबके के लोगों को कुछ रिलीफ मिल जाए पर्सनल टैक्सेशन में। जो बात हो रही है स्टैंडर्ड डिडक्शंस और की उस टाइप का कुछ बात हो जाए, या कुछ कोई बड़े रिफॉर्म्स अनाउंसमेंट हो जाए, जैसे अभी पेपर में आ रहा था कि PSU बैंक्स के 74% तक का गवर्नमेंट डाइवर्स कर दे। तो इस टाइप की चीजें हैं अभी, इससे सबसे माहौल बनेगा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि भाई आपका ग्रोथ कैसा है, आपका GDP ग्रोथ कैसा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। सो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट अभी आज से चालू होंगे आने के, एंड देखेंगे आपकी IT, बैंकिंग और कई सेलेक्ट कंपनीज रिजल्ट कैसे बनाएंगे। हमारे जो एग्रीगेट्स आए रिसर्च से, उसके हिसाब से 30-35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आएगा। उसके चलते ही बाजार में काफी उठाव है और ये अर्निंग्स ग्रोथ का मोमेंटम जो है ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगले 4-5 क्वार्टर तक भी चलेगा। सर, अभी आपने बजट को लेकर बात करी, बजट को लेकर अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो रखी रामदेव जी।
थोड़ी आईटी से बात करते हैं सर। आज ही अगर आप देखें नतीजे आने हैं 3 बड़ी कंपनियों के, दिग्गज कंपनियों के। हमने इनके करियर का सबसे बेहतरीन राइज अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में देखा है, 1-1.5 साल में। अभी आपने सही मायने में आप इन्वेस्टर्स को क्या राय देंगे? यहां पे आपको कमिटेड रहना चाहिए। अब जब नतीजे आएंगे तो हम कंपनीज का आउटलुक सुनेंगे, एट्रिशंस को लेकर अगर आप देखें उनका रुख समझेंगे, डिमांड को लेकर उनका रुख समझेंगे, लेकिन कमिटेड रहें इतने बड़े विंडफॉल प्रॉफिट के बाद भी। स्पेशली लास्ट 2 साल में सर, चाहे वो मिड कैप आईटी हो चाहे फ्रंटलाइन आईटी, बहुत पैसा बना के दिया इन कंपनियों ने। देखिए, आप शेयर्स बदल सकते हैं सेक्टर के अंदर, लेकिन सेक्टर में कमिटमेंट जरूरी है। यदि बाजार में है तो आपको आईटी में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आईटी कोई वो छोटी मोटी मतलब चीज नहीं रह गई है। आप समझिए 25% जो है पूरे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का वो आता है आईटी से, एंड हाईएस्ट क्वालिटी प्रॉफिट होता है। और आगे भी आप सोचे, मेरे को जो समझ में आता है, आगे 5-10 साल तक भी इसका कंटिन्यूअस इंक्रीज होने वाला है ये सेक्टर का। अब उसमें कौन सी कंपनी आपको खेलना चाहिए, कौन सी कंपनी मिस प्राइस है, किसका ग्रोथ ज्यादा होगा, मिड साइज का ज्यादा होगा या बड़ों का ज्यादा होगा या पर्टिकुलर स्पेशलिटी का ज्यादा होगा, वो एक बात अलग है। अब उसमें प्रोडक्ट कंपनीज भी आती हैं, सर्विसेज कंपनीज भी आती हैं, अभी डिजिटल कंपनीज आ रही है, पूरे डिजिटल बिजनेसेस की कंपनीज आ रही है। तो ये पूरा सेगमेंट जो है आईटी रिलेटेड जो है, ये काफी प्रॉमिसिंग है। इसमें तो मैं बोलता हूँ एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। आप और बढ़ाने से पहले आप आज के रिजल्ट देख लीजिए, आज उनके कमेंट्री देख लीजिए, उनके कॉन कॉल सुन लीजिए कि किस टाइप का ऑर्डर बुक बन रहा है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, कैसे एट्रिशन संभाल रहे हैं। एट्रिशन ज्यादा होना मतलब ये है कि बाजार मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है सेक्टर में, लेकिन उससे एंटरप्रेन्योर कैसे हैंडल करेगा, कंपनी कैसे हैंडल करेगी, वो समझना पड़ेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, ग्लोबल है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, फ्री कैश फ्लो बहुत ज्यादा है, एसेट लाइट है। वैल्यूएशंस मतलब 2 साल में तो काफी बढ़ा है, लेकिन फिर भी 34-35 टाइम टीसीएस इन्फोसिस का वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता कि आज के माहौल में बहुत बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। तो कमिटमेंट तो रहना ही चाहिए मेरे ख्याल से आईटी। जी रामदेव जी, आप स्टॉक पिकर से ज़्यादा बहुचर्चित हैं और ज़्यादातर आप डीप वैल्यू बाज़ार में देखते हैं। पिछले 1 आध साल में हम लोगों ने कुछ ऐसे सेक्टर्स को अंडर परफॉर्म करते हुए देखा है, जैसे कि फार्मा, जैसे कि कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी। यहाँ पर आपको कुछ डीप वैल्यू दिखती हो, सरकार कुछ ऐसे कदम उठाती हुई दिखे बजट में जिनसे कुछ रिलीफ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में आता हुआ दिखता है। किस तरीके से आप इंफ्रा और फार्मा को देख रहे हैं? देखिए, इंफ्रा इज कम्प्लीटली गवर्नमेंट बजटरी एलोकेशन के ऊपर है, क्योंकि इंफ्रा करते वो लोग ही हैं। आई मीन भले का कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू एल&टी एंड अदर कंस्ट्रक्शन कंपनीज, लेकिन अभी देखिए जो इकोनॉमी में तीनों कंपोनेंट है, कंज्यूमर, इंफ्रा और एक्सपोर्ट्स। सो एक्सपोर्ट्स इज डूइंग वेरी वेल, कंज्यूमर इज सबड्यूड, कंज्यूमर इज नॉट डूइंग वेल बिकॉज अभी जो कोविड के चलते या जो जॉब लॉसेस हुए हैं, थोड़ा सा दहशत फैला हुआ है, लोग थोड़ा डरे हुए हैं, घर के अंदर बैठे हैं, उसके चलते कंज्यूमर थोड़ा वीक रहेगा, कंजम्पशन बहुत वीक है। अब तीसरा बचा आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो वो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चलते ही जो मोमेंटम है इकोनॉमी में, उसका पूरा बहुत ज्यादा श्रेय उनको जाता है। तो मेरे ख्याल से अब क्या क्या और अनाउंस करेंगे नए प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा लगता है कि ये गवर्नमेंट का कैपेक्स चालू रहेगा और मेरे को लगता है ये बजट में और भी बड़े अनाउंसमेंट्स आएंगे रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन रिलीफ क्या आएगा, क्या वो लोग उत्साहित करने के लिए और क्या क्या प्रयोजन करेंगे, वो मुझे कोई इसके बारे में अंदाज नहीं है। एक और चीज सर कि आप देखिए कि पिछले 4 महीने में जो चीज हुई कुछ सेक्टर्स के साथ और इस बजट की जो टाइमलाइन है वो बड़ी अच्छी समय पे अगर आप देखें कोरिलेट हो रही है। आप सर देखिए लास्ट रिपोर्टेड जो क्वार्टरली नंबर्स थे एफएमसीजी में, वो इतना बड़ा डाउनसाइड खोल के गए कि पूछिए मत। स्टॉक्स में हमने काफी हैमरिंग देखी है। अब बजट और सरकार का अगर आप देखें रूरल इंडिया पे फोकस, इसको देखते हुए आपकी राय इन एफएमसीजी स्टॉक्स पे क्या है? अभी हाल ही में एक बड़ी चर्चित एफएमसीजी कंपनी ने कहा था कि हम रूरल डिमांड में थोड़ा स्लो डाउन देख रहे हैं, ये थोड़ा सा अगर आप देखें डिप्रेसिंग है। आप सर इन लेवल्स पे एफएमसीजी पर क्या टेक रखते हैं जिसमें 4 महीने में हमने सबसे बड़ी गिरावट देखी है? हाँ, देखिए एफएमसीजी कंपनी में क्या एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया था, क्योंकि ये कंपनीज के शेयर ज्यादा बाजार में आते हैं, इश्यू नहीं होते हैं, नए कंपनीज नहीं आते हैं, बहुत मोनोपोलिस्टिक है ये, तो ये बहुत अच्छा फ्री कैश होता है, वेल मैनेज्ड है सेक्टर। तो उसी कारण से इसमें लास्ट 10 साल में रीरेटिंग बहुत ज्यादा हुआ है, वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रीरेटिंग हुआ है।
जो एक्सेसिव रीरेटिंग हुआ है, अब जब ग्रोथ नहीं आ रहा है और दूसरे सेक्टर्स में ग्रोथ आ रहा है, ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स मनी इज शिफ्टिंग फ्रॉम एफएमसीजी टू अदर सेक्टर, से बैंकिंग है, आईटी है, डिजिटल कंपनीज हैं या इंफ्रा है, जहां जहां भी ग्रोथ आ रहा है वहां शिफ्ट हो रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर आपका जो डीरेटिंग वाजिब है, और ऐसा नहीं कि कोई आप 20 पी से आप 15 पी कर दिए, आपका 70-80 पी वाला जो है 60 हो रहा है, 55 हो रहा है या 50 हो रहा है, वो तो होना ही था, आजकल में कभी कभी होना ही था। सो नाउ दिस इज द टाइम, मेरे को लगता है कि ये डीरेटिंग और अंडर परफॉर्मेंस चालू रहेगा काफी समय तक। अच्छा सर, एक और चीज है, कोविड काल में एक और बड़ा सेक्टर अगर आप देखें बन के उभरा है, और जिसने कॉर्पोरेट्स को अगर आप देखें बहुत एग्रेसिवली अपने आईपीओस लाने के लिए अगर आप देखें प्रेरित किया है, और मैं बात कर रहा हूं हॉस्पिटल्स की और डायग्नोस्टिक कंपनीज की। और बाजार ने अच्छी पीई प्रोवाइड भी करी और एंटरटेन भी किया हाई लेवल्स पे पीई पे इन सभी स्टॉक्स को। आप सर इस स्पेस में इंटरेस्टेड हैं या फिर अभी भी कमिटेड हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट की राय देंगे इन्वेस्टर्स को इस वक्त डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल चेन्स में, देखिए फार्मेसी स्टॉक्स में? डायग्नोस्टिक वगैरह में क्या है कि आपका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइसिंग एंड हाउ फास्ट यू कैन मूव, क्योंकि इतना ज्यादा रियल एस्टेट इंटेंसिव नहीं है, जैसे हॉस्पिटल का बहुत रियल एस्टेट इंटेंसिव है, उसमें ग्रोथ के लिए काफी आपको मेहनत करना पड़ता है, तो इसमें ग्रोथ ओरिएंटेशन अच्छा है। अब एंड अभी ये जो हेल्थ की हालत है, हेल्थ के ऊपर फोकस है सब, पूरे परिवार का, सरकार का, सबका, तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी, बट हेल्थ सेक्टर विल ऑलवेज रिमेन फोकस। जी, हम लोग बहुत ही अच्छी खबरें पिछले 6 महीने से रियल एस्टेट स्पेस पे ट्रैक कर रहे हैं, और एक के बाद एक बड़ी कंपनी आपको या तो आउटलुक बहुत अच्छी बताती हुई दिख रही है, या जो मंथली अपडेट देख रहे हैं उसमें सेल्स लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। आपका ब्रोकिंग हाउस और इंस्टीट्यूशनल रिसर्च टीम इस सेक्टर को कैसे परख रही है? यहाँ पर क्या अगले 2-1 साल में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स आते हुए दिखते हैं? देखिए, ये सिक्लिकल है और बहुत लंबे के बाद ये साइकिल टर्न हो रहा है, और काफी सेक्टर में कंसोलिडेशन भी है, मतलब जो बोलते हैं कि 50-60% जो प्लेयर्स थे वो सब के सब साइडलाइन हो गए हैं या निकल गए हैं, तो इंक्रीमेंटली जितना भी अपॉर्चुनिटी तो बढ़ते ही जाएगा इंडिया में, सो बढ़े हुए अपॉर्चुनिटी को कम से कम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, वो लोग उसको इनकैश करेंगे। लेकिन इस सेक्टर में जो एक कैपिटल एलोकेशन का प्रॉब्लम है, मिस एलोकेशन का प्रॉब्लम है, जिसमें बहुत ज्यादा थिन स्प्रेड हो जाते हैं पूरे कंपनी में, एंड देन वो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, और उसके कारण से जो कॉस्ट बढ़ जाते हैं, उसके कारण से जो रियल एस्टेट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसके ऊपर बहुत अंतर पड़ता है। उसी कारण से ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन से रियल एस्टेट कंपनी की छवि अच्छी है, एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छे हैं, और यदि ये दोनों अच्छा है तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर में कुछ न कुछ बड़े 2-4 बड़े कंपनी आने के बहुत ज्यादा आसार है। ये आपके सामने फिलहाल अग्रवाल साहब राय देते हुए दिख रहे थे रियल एस्टेट स्पेस पे। रामदेव जी, जिस हिसाब से हम लोगों ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते से अब तक इतना जबरदस्त मोमेंटम बाजार में देखा है, लगभग समझिए 4400 अंक ऊपर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और लगभग 1700 अंक की तेजी हम लोगों ने निफ्टी एनएससी में आती हुई देखी है। क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स आपको बाजार में ओवर वैल्यूड दिखते हैं बजट से पहले? मैं इतना ध्यान से देखता नहीं, मैं तो मेरी बात छोड़िए कि सिर्फ बाजार ये ज्यादा ओवर एक्सटेंड हो जाएगा बिफोर बजट, तो बजट में कुछ भी आएगा तो करेक्शन होगा, और जो ज्यादा बढ़ा रहेगा वही करेक्ट होगा। तो आप जैसे देखिए, आप जैसे आईटी बहुत अच्छा चला है, अब आईटी के रिजल्ट आएंगे, जितना भी 4 के बदले में 4.5 भी आएगा % ग्रोथ, तो वो इट विल फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो वो बाजार का ये है, क्या नाम है, बाजार की चाल है ऐसी कि जो ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा थोड़ा सा करेक्ट होगा, और फिर नए लेवल से वापस चालू होगा। लेकिन अब मेरा ध्यान तो ज्यादा थोड़ा लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स के ऊपर होता है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जैसे चाइना प्लस स्ट्रेटेजी है, उसको किसको फायदा होगा। ये चीज, ये बहुत बड़ा ये है, क्या नाम है, डेवलपमेंट है,
और आगे 5, 10 साल, 15 साल तक इसमें बहुत बड़ा काम होगा। इसमें जो कंपनीज को बेनिफिट होगी, तो मैं इस ढंग से देखता हूँ कि कहाँ पर बेनिफिट, वहाँ कहाँ पर बड़ा बेनिफिट आ सकता है कंपनीज को, और कौन सी कंपनी बेनिफिट हो रही है, और उसमें फिर बैठे रहो आप। रोज रोज तो आप देख नहीं सकते भाई कितना ऊपर हुआ कितना नीचे। अग्रवाल साहब, इस वक्त बाजार में कहाँ वैल्यू दिखती है आपको? तो मतलब ऐसा एकदम जैसे इतना इजी नहीं है, क्योंकि मार्केट में काफी पार्टिसिपेशन है। सो पहले मिड कैप स्मॉल कैप में काफी इजीली वैल्यू मिलता था, इनफैक्ट वहां पर भी डिफिकल्ट हो गया है। इनफैक्ट वैल्यूज आई सी इन द लार्ज कैप्स, आपके बड़े बैंक्स हैं, बड़े आईटी कंपनीज हैं, जितने बड़े भी इवन ऑटो कंपनीज हैं, आई थिंक वहां पर सब में मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पर जैसे ही एफआई का माहौल थोड़ा सुधरेगा, बिजनेस तो उनके अच्छे आने वाले हैं, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। सवाल क्या है कि बायर्स जो हैं, सेलर्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम से एफआईएस। यदि एफआईएस सेल करना बंद कर दें एंड एक्चुअली दे टर्न इनटू बाइंग, तो आप देखिए सब जितनी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे बड़े बैंक्स हो, चाहे बड़े टेक कंपनीज हो, बड़े मार्केट कैप कंपनीज हैं, इस सब में इवन रिलायंस वगैरह भी, इस सब में माहौल बदलेगा। तो मेरे ख्याल से यदि आप मेरे पूछे तो मुझे ज्यादा वैल्यू ज्यादा नजर आता है लार्ज कैप में, लेकिन बाजार में चाल क्या चलेगी वो डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ एफआईएस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अग्रवाल साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला। फिलहाल वैल्यू बाजार में अग्रवाल साहब को लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और ऑटो स्पेस में ज़्यादा दिखती है मुकाबले मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के। लेकिन क्या ट्रेंड रहेगा ये हमारे विदेशी निवेशक मित्र जो हैं वो ही सेट करते हुए दिखेंगे। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आभार और शुक्रिया। चलिए वापस बाजार में यहाँ पर आपके सामने हम लोग जुड़ते हुए दिखते हैं। बढ़िया मोमेंटम आप फ्रंट लाइन में देख ही रहे हैं। निफ्टी 18,180 को छूता हुआ और बैंक निफ्टी अब 38,700 को पार करता हुआ। वीरेन जी, आपका चार्ट चेक। जैम 38,700 पर आप देखें तो इस वक्त आके निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, कुछ ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, और उनको अगर आप देखें रीजनेबल प्राइस पे थोड़ा पकड़ने की कोशिश करते हैं। राहुल जी, एक चार्ट में अभी अगर आप देखें, बात करते करते देख रहा था, डिस्कस कर रहा था, जब श्री रामदेव अग्रवाल जी से डिस्कशन हो रहा था उस वक्त, एक बार आप मन्नापुरम फाइनेंस को देखिएगा। आज की कैंडल काफी स्ट्रांग है, और आपके आउटलुक चाहूंगा मैं इस पे। ये वो स्टॉक्स की कैटेगरी में आता है जो कि अब बेस से बाहर निकल रहे हैं। आज का वॉल्यूम भी अच्छा है, कल के वॉल्यूम को एक सब्सटेंशियल फ्रैक्शन से क्रॉस कर चुका है, और अभी 1 घंटे का कारोबार बाकी है। हालांकि ये पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री 174 से लेकर 175, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रेजेक्ट्री है, सारे एवरेजेस फ्लोट करते हैं। लेकिन क्या बेस का हंट आपको मिल रहा है? क्या एक रीजनेबल एंट्री पॉइंट है क्या ये? रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग के लिए सपोर्टिव लेवल्स है। ऑप्शंस में अगर आप देखें तो 170 के ऑप्शंस में काफी वॉल्यूम देखने को मिला है। आज ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा राइज हुआ है यहाँ पर। मेरे हिसाब से टेक्निकली हमें यहाँ पर 178 180 तक की जगह दिखती है। 170 का कॉल ऑप्शन लेके भी इस ट्रेड को लिया जा सकता है, या फिर आप फ्यूचर्स में अगर बाय करें तो आज का डे लो का स्टॉप लॉस रखे 160। आज के अगर फ्यूचर्स के लेवल की बात करें तो 167.40 का लो है, ये लो से स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग कीजिए। मुझे लगता है कि 180 तक के लेवल आपको 2 से 3 सेशन में मन्नापुरम में देखने को मिल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 170 165 पे ट्रेड करता हुआ। आज सुबह अगर आप देखिए कुछ एनबीएफसी तेज थी, उसमें एमएनएम फाइनेंस शामिल था। एमएनएम फाइनेंस अभी भी अगर आप देखें 165 पे, और एमएनएम फाइनेंस के आज के वॉल्यूम्स ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी की सीरीज के अब तक के सेशंस के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स वाला दिन था, और आज ये स्टॉक अपने सेकेंड लास्ट एवरेज को पार करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, बातचीत में। आइए गौरांग शाह जी से अब शुरुआत करते हैं। गौरांग, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आज 3:30 के बाद जब हम कल 9:15 पे और सुबह 8 बजे मुलाकात करेंगे तो 3 दिग्गज आईटी कंपनियां अपने नतीजे पेश कर चुके होंगे। आपका अनुमान, और अगर आपकी शॉपिंग लिस्ट में इस वक्त किसी आईटी कंपनी को इंक्लूड करना हो इस अर्निंग सीजन के सही मायने में शुरुआत से पहले, तो वो कौन सी होगी? धन्यवाद आपका, और आप सभी को शुभ दिन। हमने जियोजित में हमारे क्लाइंट्स को यही राय दी है कि पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा ही सही, लेकिन आईटी को शामिल करना जरूरी है। और ये कई लंबे समय से हम बात कर रहे हैं, और हमारा अनुमान ये भी कहता है
कि आज जो 3 दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आएंगे, उसके अलावा बाकी जो अन्य कंपनी के नतीजे इस हफ्ते और आने वाले समय में होंगे, उसको लेकर के एक सकारात्मक सा नजरिया है। और दूसरी तिमाही के कारोबार के पश्चात, नतीजों के पश्चात अगर आपने मैनेजमेंट के तरफ से जो टिप्पणियां और वाणी इस्तेमाल की थी उस पर गौर करें तो मुझे संदेह बिल्कुल नहीं है कि आने वाले समय में आईटी क्षेत्र बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र होगा और वहां पर निवेश करने से आपको लंबी अवधि के लाभ भी होगा। मौका सिर्फ भारत देश में नहीं, विदेशों में भी काफी है। और मुझे लग रहा है कि 2 पहलू मात्र जो है मेरे लिए महत्वपूर्ण के, वो होंगे तनख्वाह बढ़ाने से क्या दबाव आया है और एट्रिशन रेट। ये 2 मुख्य आंकड़े होंगे जहां पर मेरी नजर रहेगी। कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ और डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, बिग टिकट क्लाइंट्स और कारोबार पे आउटलुक तो रहेगा ही रहेगा। और उसी लिहाज से बायबैक को नजरअंदाज करते हुए टीसीएस को मैं पसंद करूंगा अगर दिग्गजों में मुझे कोई एक शेयर आईटी क्षेत्र से पसंद करना है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा ये 4,400 4,500 तक लंबी अवधि में जाता हुआ नजर आए। तो ये एक स्टॉक होगा दिग्गज आईटी क्षेत्र की तरफ से। दूसरा, अगर मझौली कंपनियों में मुझे चुनना होगा तो मैंने करीबन 4200-4300 के आसपास माइंट्री का जिक्र किया था 4850 के लक्ष्य को लेकर के। वहां पर मुझे लग रहा है कि हम आगे लक्ष्य बढ़ा करके 5300 5400 तक के लक्ष्य करेंगे। तो ये 2 नाम होंगे, एक दिग्गज और एक मझौली कंपनी। और एक नाम अगर मैं देना चाहूं मध्यम अवधि के लिए, हमें लग रहा है कि भारतीय एयरटेल का लक्ष्य 780 तक जा सकता है। और अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो ये आपको 850 के ऊपर भी जाता हुआ नजर है। जी, तो आपका अगर आप देखें व्यू अभी टेलीकॉम में भारती पे काफी स्ट्रांग है और भारती पे अगर आप देखें आप काफी समय से अगर आप देखें एक लॉन्ग की राय दे रहे हैं। अच्छा, अब कुछ और स्टॉक्स को देखिए जो कि अच्छा कर रहे हैं। गौरांग जी का व्यू आपने सुना, और प्री अर्निंग और नतीजों से पहले किन किन स्टॉक्स को बाइंग करनी चाहिए। एनबीएफसीज में एमएनएम फाइनेंस डे हाई पे ट्रेवल करता हुआ, एल&टी फाइनेंस को लेकर आइए, एक और स्टॉक जो कि एक सीरियस एफर्ट करता हुआ ऑन द हायर साइड अपने आप को अपने हायर ट्रेजेक्टरी में लाने के लिए। बायोकॉन एक एफर्ट कर रहा है लेकिन कुछ क्रिटिकल लेवल्स पार होने अभी। लेकिन मैं डिस्कशन करना चाहूंगा अशोक लेलैंड पे। आज ऑटो में काफी अच्छा खासा मूव है। राजेश जी, आपने एमएनएम पे एक पॉजिटिव आउटलुक दिया जिसमें आपने कहा कि भाई बड़ा एग्रेशन है इस स्टॉक में। लेट्स टेक अशोक लेलैंड 138.75, और ये पूरा का पूरा जो सप्लाई जोन था 25 नवंबर का जो 130 का लेवल था, और साथ ही साथ 138 का लेवल था जो 22 नवंबर की कैंडल का लो, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया इस स्टॉक ने। वॉल्यूम्स थोड़े थिन है, हल्के से कम है, बट आपका अशोक लेलैंड पे आउटलुक क्या है इस वक्त? कहां तक का स्विंग देख रहे हैं आप इसमें? ओवरऑल अगर आप देखें तो मारुति एक चला अच्छा और अशोक लेलैंड, ये दोनों लीडर्स थे। और अशोक लेलैंड की अगर इन पर्टिकुलरली बात करें तो 140 का कॉल राइटर है, लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली ये निगेट हो जाएगा 140 के ऊपर। कहां तक मैं उसकी तरफ ध्यान दे रहा हूं, तो मुझे लगता है ये करीबन 145-148 के ट्रेजेक्टरी को चेस कर रहा है अशोक लेलैंड। तो यहाँ पे बायस जो है वो पॉजिटिव रखे, 140 के बाद आप स्टॉप लॉस को ड्रिल करें। दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी। सो एट द लेवल ऑफ 138.85 आप बाय करें, बाय साइड का कॉल ले, और जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखे छोटा 137 का, क्योंकि उतना दैट विल बी मोर देन। सो 137 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें, 140 के बाद स्टॉप लॉस को ड्रिल करें, 145 प्लस का टारगेट लेके काम करें। जी, ये रणनीति अशोक लेलैंड पर सेट करते हुए राजेश सतपुते साहब, ध्यान दीजिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपको ठीक ठाक तरीके से फिलहाल इजाफे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जोड़ते हैं वापस राहुल शर्मा साहब को। राहुल जी, आपकी इंडसइंड बैंक की कॉल बहुत ही बखूबी काम करती हुई दिख रही है। यहाँ पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो वो आपको 2-2.25% अब बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आप किसी तरीके का कोई बढ़िया ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट करेंगे? अगर आप वॉल्यूम भी देखें एफएनओ में तो ये भी लगभग आपको 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रही है, 83% ज्यादा कल के मुकाबले। जी हाँ शैल जी, हमारा कन्विक्शन काफी बढ़िया है इंडसइंड बैंक में। अगर हम ऑप्शंस की एनालिसिस करें तो 950 का जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 29 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करके चलिए। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल दिखाई देता है। एट द मनी ऑप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना होगा। टारगेट रहेगा 50 का, यानी कि क्लियरली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है। और अगर कोई इसे
थोड़ा होल्ड भी करता है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ऑप्शन 50 रुपए को भी निकल जाए। तो यहाँ पर 1025 के लक्ष्य के लिए इंडसइंड बैंक में लॉन्ग में बने रही है। 950 का जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 29-30 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 50 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस ऑप्शन पर 950। जी हाँ शैल जी, जी हाँ शैल जी, मैं ही अगर आप देखिए इंडसइंड बैंक का अगर आप देखिए ऑप्शन निकाल के बैठा था। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इस चार्ट को देखिए, जिससे हालांकि राहुल जी ने टिप्पणी कर दी है, आज इसने शैल जी 8 नवंबर के बाद पहली बार इसने अपने 50 डेमा को स्ट्राइक किया है। और 50 डेमा को जब स्ट्राइक किया है तो भाव है करीब करीब 945 और इसके दो एवरेजेस जो कि प्लेस्ड हैं 100 और 200 वो आते हैं करीब करीब 985 के जोन में। तो इस करीब करीब 40 रुपए के अपसाइड को प्ले करने के लिए अगर इसमें थ्रस्ट आता है तो मेरे ख्याल से सबसे सटीक ऑप्शन ये 950 का कॉल ऑप्शन है। 29 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और एक और चीज याद रखिएगा, इसमें आज लगभग समझ लीजिएगा कि 2 नवंबर के बाद पहली बार एक 10 और 20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो बहुत सारे ओवरस्टोर स्ट्रक्चर्स विद इन द बैंकिंग वो एक पुल बैक जनरेट कर रहे हैं, जिसमें आरबीएल शामिल है। सिर्फ पुल बैक की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, लेकिन इंडसइंड बैंक का पुल बैक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। लेट्स ब्रिंग नाउ एसआरएफ आपकी स्क्रीन पर। एसआरएफ की कैंडल बहुत स्ट्रांग हो गई है। 2664 का प्राइस आपके स्क्रीन पे, डे हाई पे ये स्टॉक है। राहुल जी एक बार फिर आपसे आपके पास आऊंगा। ये अब एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है और बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट है। प्रूव किया है इस स्टॉक ने, अगर आप देखें इस ट्रेजेक्टरी को पार करने के लिए अपने। इसमें कोई ऑप्शंस का थॉट्स है आपके पास? लेट्स ब्रिंग 2700 कॉल ऑप्शन, 2700 की कॉल ऑप्शन को कैसे अप्रोच करेंगे? एक सेकेंड, मैं इसका प्रीमियम निकालता हूं। एसआरएफ 2700 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पर। ये ट्रेड कर रही है अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखें तो इस वक्त 53 रुपए में। रीजनेबली प्राइस्ड ऑप्शन लग रहा है ये। राहुल आपकी राय क्या कहती है? 54 रुपए। अब कैसे अप्रोच करेंगे इस ऑप्शन को आप? क्या मेटल केमिकल्स काफी यहाँ पर मोमेंटम में है और मेरे हिसाब से एसआरएफ में 2720 तक की एक इमीडिएट अपसाइड दिखाई देती है। मेरे से 2700 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 53 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिए। 40 रुपीज का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस में 75-80 रुपीज तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो एसआरएफ में मोमेंटम ट्रेडर्स ही बाय करे। ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है लेकिन मोमेंटम जरा भी इसमें कम नहीं हुआ है। तो आई थिंक किसी को अगर फास्ट ट्रेड करना है तो यहाँ पर 27 का कॉल ऑप्शन लेकर एक टाइट स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड किया जा सकता है। जी काफी धमाके आपको स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब प्रस्तुत करेंगे आपके सामने सुंदरम ब्रेक लाइनिंग का चार्ट। 20% का सर्किट यहां पर आप इस काउंटर पर लगते हुए देख रहे हैं। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बुल्स के फेवर में दिखेगा। आज बहुत सारी ऑटो एंसिलरीज आपको फ्रंट लाइन काउंटर्स के साथ बढ़िया मूव में ट्रेड करती हुई दिख रही हैं। लेकिन पहले नजारा देखिए सुंदरम ब्रेक्स का, ये 20% ऊपर है। वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, लो बीटा काउंटर है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर आप जो उच्चतम लेवल देख रहे हैं वो हम लोगों ने देखा था जून का। तो लगभग 6-7 महीने के उच्चतम लेवल पर आपको बहुत सारे काउंटर्स तेजी में चहकते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर डायरेक्टर साहब ऑटो एंसिलरी स्पेस में से दिखाइए वैरॉक इंजीनियरिंग, ये भी आपको 11% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम यहाँ पर 4-5 गुना अपने 5 दिन एवरेज के ऊपर है। आपके सामने बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल हरक्यूलीज होइस्ट्स में ये काउंटर भी आपको 8% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये सब एंसिलरीज हैं कंपनीज की। और टालब्रॉस ऑटो, हम लोग अक्सर इस काउंटर की चर्चा करते हैं, ये भी आपको 10% के पहले सर्किट पर लगता हुआ दिख रहा है 591.50। अन्य कई काउंटर्स एंसिलरी स्पेस में आज बढ़िया मूव दे रहे हैं। आशीष जी कुछ समय में हमारे साथ जुड़ते हुए दिखेंगे और चर्चा होगी नतीजों की, लेकिन यहाँ पर मानस जायसवाल साहब को जोड़ते हैं। मानस जी, मैस्टेक देखिए बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आपको यहां पर होता हुआ दिख रहा है। 3251 और 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम 5 दिन के एवरेज से आपके सामने। इस ट्रेड को एनालाइज कीजिए। ये आपको आईटी क्षेत्र की एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है और आशीष जी इस काउंटर को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जिक्र पहले टेक्निकली मैस्टेक का। शैल देखिए, अक्टूबर से मेरे ख्याल से अक्टूबर से लगातार 3000 और 3100 की रेंज में स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन फाइनली स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस को ब्रीच कर लिया है। अगर आप डेली चार्ट जाएंगे पे देखेंगे तो वो वहां पर आपको एक इनवर्स चैलेंज पैटर्न भी दिखेगा। मेरा समझना है कि मैस्टेक अपने पिछले हाई
जो कि 3650 के आसपास है, उसको वापस टेस्ट कर सकता है। करंट लेवल से 400 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। करंट लेवल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3100 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, वही सपोर्ट बन जाएगा। और 3600 3650 तक स्तर बहुत जल्द मैस्टेक में देखने को मिलेंगे। ये जो आपके सामने ब्रेकआउट हुआ है, आप समझिए कि ये उच्चतम लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है काउंटर, और यहाँ पर हमने 19 अक्टूबर का अब प्राइस आते हुए देखा है। ऑल टाइम हाई जो हम लोग ट्रैक कर रहे थे वो 18 अक्टूबर का था, वो था लगभग 3670। वॉल्यूम और प्राइस दोनों बहुत ही शानदार तरीके से मैस्टेक पर आपको तेजी में जुड़ते हुए दिखेंगे। वीरेंद्र जी, आपकी कुछ टिप्पणी? जी मास्टेक शैली में आपके बात करते करते जैसे आपने पिक किया, उसी को देख रहा था स्टॉक को। मास्टेक 3253 पे, और ये अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है इस वक्त, याद रखिएगा। हाईएस्ट मतलब ऐसा नहीं कि क्लोज नहीं बोल रहा हूं मैं, इसकी क्लोजिंग थी ऑल टाइम हाई की, आप समझ लीजिएगा करीब करीब 3450 के आसपास, और उसी दिन का इंट्राडे हाई इसका था करीब 3686 का। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज की इस कैंडल के साथ इसने उस कैंडल के जोन में एंट्री पा ली है। तो ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी की कैंडल में अगर आप देखें, अब रोटेट करता हुआ स्टॉक और 3259 पे, और आज के वॉल्यूम्स उस कैंडल के हाईस को या फिर उस जोन को अचीव करने में पूरा मददगार साबित होती हुई, और आज के वॉल्यूम्स आप समझ लीजिएगा कि शायद जब तक क्लोजिंग होगी, ये 2 दिसंबर के बाद के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। तो नजर रखिएगा जब भी आप इस स्टॉक को ट्रेड करें या फिर देख रहे होंगे, तो आप एक बार एक इंप्रेशन 20 अक्टूबर की कैंडल का भी देखिएगा जरूर। उसका हाई, उसका क्लोज, उसका ओपन एग्जैक्टली उसी की ट्रैजेक्टरी में जाकर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 3262 का स्तर यहाँ पे है। और कुछ काउंटर्स देखिए, ये कॉल किसकी थी? यूनाइटेड ब्रेवरीज, हमारे इस नहीं, टेक महिंद्रा, चोला फाइनेंस, यूबीएल कॉल थी मेरे ख्याल से प्रकाश गावस्कर की। और मैकडॉवेल्स ये स्क्रीन पर डे हाई पर है। प्रकाश सर, कुछ तो है इन स्टॉक्स में आज बदला बदला सा। मैकडी को देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स को 930 रेंज को पार करता हुआ। यस, ये स्टॉक मैंने रेकमेंड किया था अभी मेरे ख्याल से 1 बजे। बहुत बढ़िया अपमूव मिला है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1660 है, वो तो डेफिनेट आएगा, लेकिन थोड़ा वक्त देंगे तो मैकडॉवेल्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज 1680 भी देखेंगे। स्टॉप होगा करीब 1635 का। ट्रेड लॉन्ग, यस, यूनाइटेड ब्रेवरीज अच्छा लगता है बहुत मुझे। चार्ट चेक्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, एक खबर कुछ समय पहले टिकर पर आपके सामने आई थी, डायरेक्टर साहब उसको स्क्रीन पर लाते हुए दिखेंगे। ये सरकार रेलटेल सरकारी कंपनी से संबंधित है, और यहाँ पर आपको खबर आती हुई दिख रही है कि इस कंपनी में आप 102 लोकेशंस पर, और खासकर छोटे और उनसे छोटे टाउन्स में ये कंपनी आपको बनाती हुई दिखेगी। फिलहाल एज डेटा सेंटर्स, यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं असीम साहब को जोड़ने की, और तब तक यहाँ पर एक बढ़िया चार्ट चेक होता हुआ दिखेगा। एक ठीक ठाक टिक आपके सामने हरे निशान में आता हुआ। यहाँ पर मानस जायसवाल साहब को जोड़ते हैं। एक लंबी अवधि का चार्ट रेलटेल का बनाइए, और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर आपने काफ़ी बिकवाली देखी है। 152 से काउंटर करेक्ट करता हुआ 119 तक। यहाँ पर एक चार्ट चेक मैं आपको जायसवाल साहब रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक हम असीम जी को जोड़ते हैं। ये खबर आपके सामने स्क्रीन पर चलती हुई 102 डेटा सेंटर्स ये कंपनी बनाती हुई दिखेगी। रेलवे की जमीन पर ये सेंटर बनेंगे। के आसपास स्टॉक ने बॉटम बनाया है, लेकिन अप ट्रेंड का कंफर्मेशन तभी आएगा जब स्टॉक 123 रुपए के ऊपर निकलेगा। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा आपको। 123 के लेवल्स जब ब्रेक हो तब खरीदारी करिए 118 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर 123 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो उसके बाद नया टारगेट 135 रुपए का होगा। असीम जी जो ये खबर लेके आए हैं उनको स्क्रीन पर जोड़ते हैं। बताइए मनचंदन साहब, क्या खबर है? 102 लोकेशंस पर ये कंपनी आपको एज डेटा सेंटर्स बनाती हुई दिखेगी। जी सही कहा आपने। 102 लोकेशन रेलवे ने इसके लिए आइडेंटिफाई जो है वो की हैं, और इसके ऊपर डाटा सेंटर बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है, ताकि कनेक्टिविटी जो है सब जगह दी जा सके। तो टोटल ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये पीपीपी मोड में जो है बनाया जाएगा। 500 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू जो है वो होगी। इसके लिए टेंडर है या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो हम कह सकते हैं, कंपनी ने जारी जो है वो कर दिया है, और इसके जरिए इन्वाइट किया है लोगों को कि आप आइए पीपीपी मॉडल में इसको जो है बनाइए। तो इसके लिए 1 महीने का वक्त जो है दिया गया।
तो वो एक बार जो कंपनी आगे आती है उनके साथ टाई अप करके कम ये डाटा एज सेंटर बनाने की कोशिश जो है रेलटेल जो है वो करेगी। तो 500 करोड़ का ये आपको ऑर्डर साइज दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और ये कंपनी आपको ये 102 लोकेशंस जो रेलवे की तरफ से ज़मीन मिलेगी वहाँ पर एक बढ़िया डेटा सेंटर बनते हुए दिखेंगे, और ये दूसरे और तीसरे दर्जे के जो छोटे टाउन, कस्बे और शहर हैं उनको आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हुए दिखेंगे। चलिए, ये फिलहाल स्क्रीन पर खबर आती हुई, और बिल्कुल सही मौका यहाँ पर हम लोग आशीष जी का स्वागत करेंगे। कैमरा चेक आज आशीष जी बहुत मन लगा के कर रहे हैं स्टूडियो में। एक चीज़ होती है डॉली, और डॉली के साथ आप आशीष जी को मशगूल देख रहे थे करीब 20 सेकंड पहले। ये डॉली सिर्फ वो जिप कैम हम कहते हैं, स्काई कैम वो है, डॉली नहीं, डॉली कैमरा है। तो उसका ये बताना जरूरी था। ये बताना जरूरी था। ये मेटल बड़ा लाइट वेट था, तो मैं वही चेक कर रहा था, इतना लाइट वेट, इतना बढ़िया मेटल कौन सा है ये। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, डॉली एक तरीके का कैमरा होता है जिससे आप एक मूविंग पिक्चर स्टूडियो की देखते हैं। मूव करिए ना, ये वाला कैमरा दिखा दीजिए जी। तो डायरेक्टर साहब कुछ समय से काफी मशगूल थे, मैं सोच रहा था आशीष जी कर क्या रहे हैं, कब यहाँ पर खरीदारी की बात शुरू करें, आईटी स्टॉक्स में क्या नतीजे आएंगे, लेकिन ये डॉली कैमरा आपको हवा में फिलहाल लटका हुआ दिखेगा, और इससे काफी गहन बातचीत करते हुए कुछ समय पहले आशीष जी थे स्टूडियो में। बहुत कम ऐसा होता है, इसलिए हम लोग कभी कभी इस कैमरे से भी आपको बात करते हुए दिखते हैं। तो क्या कहा कैमरा ने? कुछ नहीं कहा, पाउडर्ड कोटिंग थी और बहुत बढ़िया मेटल था उसका। चलिए वापस जुड़ते हैं इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो से। क्या लगता है आज? बहुत क्विकली समझा देता हूं शैल सर, हमने को अब डिटेल में बातचीत कर रखी है इस पे, तो मैं बहुत एक क्विक स्नैपशॉट आएगा आप लोग की स्क्रीन पे, ग्रिड आएगा जो समझा देगा आप लोग को क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या तैयारी करके चलना है। तो कोई भी डिविएशन उस एक्सपेक्टेशन के सामने तो एक्सपेक्ट करिएगा, उसके लिहाज से गैप अप गैप डाउन कल सुबह देखने को मिलेगा। वो क्विकली सीधे ग्रिड दिखा दीजिए। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ टीसीएस के केस में 2.1% की एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा सा बेस का इंपैक्ट आएगा, इसलिए थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस टीसीएस के फ्रंट पे आएगा, पर ध्यान रखें बहुत बड़े बेस पे ये मूव कर रहा है। इन्फोसिस रैंप अप हो रहे होंगे लार्ज डील्स, इसीलिए 3% से ज्यादा की ग्रोथ होगी, और विप्रो के केस में जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी का एक्विजिशन करा था उसका फायदा मिलेगा, इसीलिए इन तीनों में परसेंटेज वाइज सबसे बढ़िया ग्रोथ शायद आपको विप्रो डिलीवर करता हुआ नजर आए। पर एनालिस्ट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखते हैं और उसमें विप्रो 4 से 4.25% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 2 से 4% का गाइडेंस दिया था, तो गाइडेंस से शायद उस गाइडेंस के टॉप एंड या उससे बेहतर विप्रो आपको डिलीवर करता हुआ नजर आए इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट पैमाना है मार्जिन्स का। 10 बेसिस पॉइंट टीसीएस का मार्जिन इंप्रूव होगा, लार्जली ऑपरेशनल एफिशिएंसी किक इन होती हुई नजर आएगी। इन्फोसिस के केस में 10 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में माइनर सा दबाव होगा, दबाव क्या कह लीजिए फ्लैट होगा, ये बावजूद इसके कि कुछ इंक्रीमेंट्स डोल आउट करे थे, उसका इंपैक्ट झेलने के बावजूद मार्जिन फ्लैट रहेंगे। वो दिखाता है किस तरह की स्ट्रेंथ ऑपरेशनल ये कंपनी नजर आएगी उनमें। विप्रो में भी फुल क्वार्टर ऑफ वेज इंपैक्ट पहली बार इस क्वार्टर का पड़ने वाला है, इसीलिए 40 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन पे दबाव होगा। और खैर स्टॉक रिटर्न्स हम सब जानते हैं, टीसीएस थोड़ा लेगार्ड, स्टॉक रिटर्न्स यानी कि Q2 के एंड से, तो लार्जली पूरा Q3 इसमें मैप्ड है अब तक का, तो 3% सिर्फ टीसीएस बढ़ा और बाकी दोनों स्टॉक्स में उस लिहाज से अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। उस आउट परफॉर्मेंस के चलते आप देख रहे होंगे वैल्यूएशन गैप जो है लगातार टीसीएस और इन्फोसिस के बीच में नैरो डाउन हो रहा है। जो आपने दर्दनाक हादसा टीसीएस के साथ होते हुए देखा था, दूसरी तिमाही में स्टॉक 4004 का उच्चतम लेवल लगाया रिजल्ट से एक दिन पहले, और नतीजों के बाद 2-3 दिन में ये 3300-3400 रुपए तक आ गया था। काफ़ी सेलिंग प्रेशर हमने वहाँ पर देखा, और एक कैचअप रैली आपने बखूबी समझाया टीसीएस में होते हुए मुकाबले इन्फोसिस के। गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2 दशक से आप इन तीनों काउंटर्स को ट्रैक कर रहे हैं। शाह साहब, फिलहाल आपकी जो पैनी नज़र है रिसर्च के चश्मे से निकलती हुई, ये बताइए इन तीनों में से कोई सा एक स्टॉक जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें? करना तो हम तीनों ही चाहेंगे, लेकिन आपने सिर्फ एक की बात की है, तो मैं मेरी बात पे अड़ा रहूंगा, मुकम्मल रहूंगा, और बायबैक की खबरों को लेकर ही के नहीं, ये जो आंकड़े अभी हमारे मित्र आशीष वर्मा जी बता रहे थे, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि अगर मुझे कोई एक स्टॉक चुनना है, आज जो 3 दीजे आ रहे हैं नाम के, तो उसमें से एक नाम चुनना होगा तो वो टीसीएस का होगा। और मैंने जिक्र भी किया शुरुआत में कि
बायबैक को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि 3 बायबैक आए थे शेयर जी, और हमेशा हमने यही कवायद की है कि आपने शेयर में निवेश किया है, बायबैक के लिए निवेश नहीं किया है, और कंपनी बखूबी जानती है कि कंपनी की कीमत क्या है। तो आपको बायबैक में शेयर देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो आती है तो कोई भी मूल्यांकन पे आए, और लक्ष्य के रूप में मैंने अभी जिक्र किया 4,400 लेकर गए 4,500 के लक्ष्य हम टीसीएस पे 7 ये 4,500 के लक्ष्य टीसीएस पर आते हुए दिख सकते हैं। ये राय गौरांग शाह साहब की है और बायबैक जो है बहुत ही बखूबी आपको काम करता हुआ दिखता है। डायरेक्टर साहब लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए टीसीएस का। यहाँ पर हम आज ये जो बेनूर नज़र देख रहे हैं ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने बहुत अच्छा एक्शन देखा है। बायबैक से इक्विटी रिड्यूस होती है और एग्जिस्टिंग प्रॉफिट अगर बढ़ता हुआ दिखे तो अर्निंग्स पर शेयर आपको बढ़ता हुआ दिखता है और उससे पीई मल्टीपल बढ़ता है और उससे स्टॉक प्राइस में आपको इजाफा आता हुआ दिखता है। तो अगर इक्विटी कम होगी तो शेयर होल्डर कम होंगे और वही पैसा या उससे ज्यादा पैसा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा कम लोगों में, और वही बात आपके स्टॉक प्राइस को बढ़ाती हुई दिखती है। आशीष जी मैं ठीक बता रहा हूं? बिल्कुल सही है सर। और 4,500 गौरांग जो इनिशियल टारगेट्स कह रहे हैं, स्ट्रीट मोटा मोटी मानता है। पिछले बायबैक्स को अगर कुछ एग्जाम्पल माने तो उसी के आसपास इस बार, क्योंकि 17 से 19% प्रीमियम पे आमतौर पे मौजूदा भाव के बायबैक्स आए हैं पिछले तीनों बायबैक्स, तो शायद 4,500 या 4,600 के आसपास के बायबैक एक्सपेक्टेड है प्राइस। और दुनिया की जितनी भी बड़ी और बहुत ही मशहूर और 2 या 3 दशक की जो कंपनीज हैं जिनके पास बहुत पैसा, मतलब समझिए कैश वो थ्रो करती हैं, उनके यहाँ कोई एक फव्वारा निकला है जिससे कैश निकलता रहता है, वो स्टॉक बायबैक्स बहुत करती हैं और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और निवेशकों के लिए बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म रिटर्न बनाते हुए दिखते हैं। चंदन थपड़िया साहब जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं उनका और जानने की चेष्टा करते हैं एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड जो बचे हुए 40 मिनट में आपको धमाका करता हुआ दिख सकता है। चंदन जी। नमस्कार सेल जी। देखिए मैं आपके और आशीष जी के कैमरे की बात सुन रहा था, समझ में नहीं आया, बट आशीष जी को पर्सनली मैसेज करूंगा तो आई थिंक डोली कैमरे के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। बाजार की बात करें तो निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है, बट अच्छी बात यह है कि डेटा सेटअप एक पॉजिटिव बायस बता रहा है कि सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और आप देख लोगे ग्रेजुअली यहाँ पे सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और हम यहाँ पे लगातार जो न्यू लाइफ टाइम हाई की बात कर रहे हैं उसके लिए हम अडिग है और न्यू लाइफ टाइम हाई बाजार बनाएगा। तो अब जिनके पास भी पोजीशन है वो 18,000 18,050 के ट्रेलिंग रखें, 18,400 18,600 के लेवल के लिए। कोई भी डिप या वोलेटिलिटी होती है वो डिक्लाइन वापस खरीदा जाएगा नए हाई के टारगेट के लिए। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें शेल जी तो 3-4 काउंटर रेडार पे है। एक तो रहेगा ग्रेफाइट, इस काउंटर को मैं आज सुबह से ट्रेड कर रहा हूँ और टेक्निकली आप देखोगे तो काफी शानदार एक पोल एंड फ्लिक पैटर्न बना है। आप देखोगे यहाँ पे तो लगभग 28 दिसंबर और 30 दिसंबर को बड़े स्विंग बने और उसके बाद में 7 दिन से एक दायरेबद्ध काम है और आज हिसाब से प्राइस पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो ग्रेफाइट पे मेरा फोकस है। 530-31 अभी चल रहा है, मौजूदा लेवल पे ले 515 का स्टॉप लॉस, 555 तक के टारगेट आपको ग्रेफाइट में मिलेंगे। तो पहला ट्रेड ग्रेफाइट है और दूसरा रहेगा चंबल फर्टिलाइजर। चंबल में भी काफी शानदार ब्रेकआउट हुआ है और चंबल का ये जो ब्रेकआउट है वो मल्टी मंथ्स का ब्रेकआउट है, तो चंबल पे खरीदारी की सलाह। 440 का स्टॉप लॉस, 472 के टारगेट। तो ग्रेफाइट और चंबल 2 ट्रेड यहाँ पे अब समझ में आ रहे हैं। ग्रेफाइट और चंबल ये 2 ट्रेड्स आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है जिस पर आप लॉन्ग जाना चाहेंगे। स्पेशली चंबल याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डे हाई पे अपीयर होता हुआ 454 और ये इस दौर की इसकी नई और हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है इस दौर की। अच्छा, इस बीच आप एक स्टॉक को देखिए, लेट्स टेक ग्रेसिम। राहुल जी, इनफैक्ट मानस जी मैं आपके पास आऊंगा, इतना जल्दी और इतना अगर आप देखें फास्ट पेसी अगर आप देखें किसी स्टॉक का टर्न अराउंड हुआ है इस 20 दिन में 10 दिन में तो वो है ग्रेसिम। कहां अगर आप देखें 100 डे की ट्रैजेक्टरी से नीचे ट्रेड कर रहा था, शॉर्ट कवरिंग, और आई थिंक इसमें एक पहलू और है वो आई थिंक वोडाफोन वाला है। लेकिन आप देखिए अब 1877 उस ट्रैजेक्टरी को पार करने के बाद 1887 इस 10 रुपए की ट्रैजेक्टरी को पार करने के बाद लाइकली जो जोन होगा ग्रासिम का वो क्या है? अगर मैं सिर्फ आइसोलेशन में इसको ट्रेड करना चाहूं तो आपका प्रोजेक्शन क्या है इस स्टॉक का 1887 के ऊपर स्पॉट में? देखिए मैं आपको बताऊं, करीब 7-8 दिन पहले जितने सीमेंट काउंटर्स थे उन सब में एक साथ रैली देखने को मिली थी, स्टार्ट हुई थी। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस ग्रासिम में देखने को मिला है उस तरह का परफॉर्मेंस ना अंबुजा में देखने को मिला है ना ईसीसी में देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें तो 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है।
ग्रासिम एक ऐसा स्टॉक था जहां पर हाई टॉप हायर बॉटम लगातार बन रहे थे, और मेरा समझना है कि जो पिछले हाईज ग्रासिम ने बनाए थे मेरे ख्याल से 1890 के आसपास, इस बार वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे और 1950 से लेकर 1975 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 4-5 दिनों की रैली हो गई है तो बेहतर ये रहेगा कि आप ऑप्शन के थ्रू ट्रेड लीजिए। 1900 का कॉल ऑप्शन ध्यान रखिए, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 37 रुपए के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए ग्रासिम का 1900 का कॉल ऑप्शन। 20 रुपए के स्टॉप लॉस से 80 से 85 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। जी, ये राय आपको ग्रासिम पर इसलिए भी अच्छा निशान दिखता हुआ दिख रहा है क्योंकि आइडिया सेलुलर का जो एक ओवरहैंग इस काउंटर पर है वो धीरे धीरे आपको अब परेशानी के दौर से निकलता हुआ दिख रहा है। कल आइडिया सेलुलर जिसमें ग्रासिम 11% स्टेक होल्ड करता है, सरकार को 38.5% स्टेक दिया अपने स्पेक्ट्रम चार्जेस और ब्याज चार्जेस अगले 4 साल के लिए माफ करने के लिए। चलिए, राहुल शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डायरेक्टर साहब ने आपके सामने एक बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का प्रस्तुत किया है। राहुल जी, ये काउंटर मोमेंटम में है और यहाँ पर लगातार मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी ब्लॉक डील्स होती हुई, हालांकि कोई ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम नहीं बढ़ी है। बताइए चार्ट्स पर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पर कुछ टिप्पणी आपकी। आई थिंक जो हिसाब से राइजिंग चैनल बना हुआ है बालकृष्णा में, आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे 2500 तक के लेवल यहाँ पर टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। इसे बाय करके चला जा सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 24-25 का स्टॉप लॉस, यानी 25 रुपए का रिस्क, 50 रुपए की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पर बनती है। स्टॉक काफी चल चुका है तो कोई बड़ा टारगेट तो नहीं बन रहा, लेकिन मेरे हिसाब से मोमेंटम जो है क्लियरली यहाँ पर बुल्स के फेवर में है। तो आई थिंक मोमेंटम को पकड़कर इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर बाय कीजिए। पहला टारगेट 2500 का रहेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें 2500 का लक्ष्य यहाँ पर, और इस बीच थोड़ा सा अगर आप देखें तो जो वोल्टास है वो एग्रेसिव होता हुआ, जरा वोल्टास लिखे आइए। देखिए इसके पास बेहतरीन एक चैनल है जिसके हाई को क्रॉस करने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। कविता जी, आप देख पा रही है वोल्टास को आपकी स्क्रीन पर, और वोल्टास 1264 पे आपको कितना कन्विक्शन है? आई मीन मेरे को मालूम है स्क्रीन पे कि अभी कुछ लेवल्स का निकलना बाकी है, स्पेशली 1270-75 जो कि आप समझ लीजिएगा कि 7 जनवरी का हाई भी है। लेकिन क्या आप प्रीएम्प्ट करेंगे कविता जी किसी ट्रेड को यहाँ पे वोल्टास डे हाई पर, और इस रेंज ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी कितनी लग रही है आपको? Yes, Virenji, I was looking at Voltas only. So Voltas पर वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। Whereas on डेली चार्ट एज यू राइटली आप बता रहे हैं, लाइक 1280 जो इसका चैनल है, रेजिस्टेंस है। वंस 1280 के लेवल्स को अगर हम प्रीएम्प्ट करें तो ये रेंज अगर टूटती है तो एक बड़ा रेंज के लिए वोल्टास ओपन होता हुआ दिखेगा। अराउंड 1340-1345 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। तो प्रीवियस हाइज एफ 1351 का प्रीवियस हाई है। सो जो रेंज कटेगा 1280 के ऊपर तो ये 1350 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर प्रीएम्प्ट करते हुए हम इसका 1300 का कॉल अगर लुक आफ्टर करें या 1280 का कॉल भी देख सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल 1300 का कॉल अगर प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर 2135 के लेवल्स पर फिलहाल है। तो जनवरी का हम 2135 का इस कॉल को देख सकते हैं, जहां मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव मूव आप आते हुए देखेंगे। अराउंड 20-25 रुपीस का फर्दर गेन इस कॉल पर आता हुआ दिखेगा। सो फॉर द टारगेट ऑफ 40-45 आप इस कॉल को ले सकते हैं। 1300 का कॉल ऑफ वोल्टास। चलिए, तो अक्सर आपने देखा होगा कि कविता जी की और वीरेन जी की स्टॉक चॉइसेस काफ़ी मिलती हुई दिखती हैं। चंदन जी 2 मिनट पहले आपको एक बहुत ही शानदार कॉल ग्रेफाइट पर दिए हैं। कैंडल स्टिक चार्ट डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर। यहाँ पर आप मूव देख रहे हैं जो 540-80 पर है। वॉल्यूम शानदार, पिछले 5-7 दिन से काउंटर दबा हुआ था और आप यहाँ पर 37 लाख शेयर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। वीरेन जी, कोशिश करता हुआ ग्रेफाइट अपने 200 डीएमए को तोड़ने की। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो स्टॉक डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ, और जरा प्लीज एक बार लिखे आइएगा चार्ट एग्जैक्टली आप देखें। इस पे मानस जी का आउटलुक लेते हैं। मानस जी, आपकी राय 541 200 डीएमए को पार कर रहा है, वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, और उससे भी ज्यादा प्लीज चार्ट रखिएगा कैंडलस्टिक। यस, ये फ्लैग का ब्रेकआउट है। मानस जी, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? एग्जैक्टली 2 कैंडल्स जो कि 540 का हाई होल्ड करती हैं, वो है 3 जनवरी और 31 दिसंबर की कैंडल। आपका टेक इस पर?
बिल्कुल, ये एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, क्योंकि फ्लैग पोल जो था वो 400 रुपए से लेकर 540 रुपए तक था, फिर करीब 7 दिनों का कंसोलिडेशन और फाइनली एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर, जहां पर बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा समझना है कि अब आपको 625 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से करीब करीब 70-80 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए करंट लेवल पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 509 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें, 625 के टारगेट सेट करें। जी हम लोग ग्राफाइट के बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन अभी देंगे, लेकिन बिल्कुल 3 बज चुके हैं और ये सही मौका है डीलिंग रूम चेक का। यतिन जी हमारे साथ माइक अप हैं, जरा उनसे पहले चर्चा कर लेते हैं। यतिन जी, क्या कहते हैं डीलिंग रूम में आपकी मित्र मंडली अपने HNI क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रही है? देखिए शहरी आईटी स्टॉक्स में रुझान ये है कि शायद यहाँ से रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आईटी शेयरों में यहाँ से तेजी हो सकती है। लेकिन आईटी के अलावा दूसरे 2 स्टॉक्स जो रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को खरीदारी के लिए, उनमें सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा। काफी चर्चा आज पूरे दिन ये चैनल पे हो गई है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो BTST की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को यहाँ दे रहे हैं 900 से 910 के टारगेट्स के साथ। और आज अगर आप देखें तो टॉप ओपन इंटरेस्ट गेनर में से एक है M&M, जहां 19% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है और यहाँ तेजी के सौदे आपको देखने को मिल रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अलावा इंडियन होटल्स में भी खरीदारी के माहौल है। शॉर्ट कवरिंग तो है ही एविएशन स्टॉक्स में और होटल स्टॉक्स में, लेकिन अगर आप इंडियन होटल्स की बात करें तो आज ओपन इंटरेस्ट में लगभग 7-8 लाख शेयर्स का इजाफा हुआ है। काफी अच्छी HNI बाइंग चल रही है और करंट लेवल से 8 से 10% की अपसाइड के लिए वो पोजिशनली यहाँ खरीदारी करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। चलिए, आपके सामने फिलहाल 2 स्टॉक्स बहुचर्चित डीलिंग रूम में। M&M पर आपको ऑलरेडी राजेश सतपुते साहब ने कॉल दी है और ये काउंटर फिलहाल ऑटो स्पेस में टॉप गेनर है और ब्रेक के उस पार, जो कि हम 30 सेकंड का एक हल्का सा विलंब लेंगे, हम लोग जुड़ते हुए दिखेंगे और चर्चा आपको फिलहाल इसी काउंटर की होती हुई दिखेगी। बस ब्रेक के उसी पार आते हैं। M&M पर आपने चर्चा ऑलरेडी होती हुई दिखी है। इंडियन होटल्स एक फ्रेश काउंटर जो हमारे स्क्रीन पर आपको जुड़ता हुआ दिखेगा। राहुल शर्मा साहब को जोड़ते हैं। राहुल जी, 5-5.25% की वृद्धि। राहुल शर्मा जी के साथ संपर्क सर हमारा फिलहाल सदा हुआ नहीं है। मानस जायसवाल साहब के लिए ये काउंटर पेश करते हैं। 5 दिन का आप एक बढ़िया मूव यहाँ पर देख रहे हैं। मानस जी बताइए, इंडियन होटल्स चार्ट पर कैसा लगता है आपको? देखिए, इंडियन होटल में अभी कुछ हफ्ते पहले या कुछ मंथ पहले हमने करेक्शन देखा था। 230 रुपए से लेकर 170 रुपए के आसपास के बॉटम बने, डबल बॉटम बना, फिर हायर टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुआ। अगर हम एक फॉलोइंग चैनल बनाए तो उसका अपर बैंड ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। मेरा तो समझना है कि जो पिछला हाई है वो तो बिल्कुल टेस्ट होगा, तो 228 के टारगेट आप शायद जी करंट लेवल से भी कर सकते हैं। 20 रुपए के अबूव की मैं बात कर रहा हूँ। करंट लेवल पे 208 रुपए पे खरीदारी करिए 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 232 रुपए के टारगेट के लिए 30-232, यानी कि आप मान के चल रहे हैं जायसवाल साहब, यहाँ पर जो पुराना 52 हफ्ते का हाई था वो रिक्लेम होता हुआ आपको दिखेगा। चलिए अब जरा बाजार का माहौल और गर्म होता हुआ। वीरेन जी, निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर 18,225, एक हाईएस्ट लेवल आपके सामने 27 अक्टूबर का लगता हुआ और काफ़ी सारे काउंटर्स जो हमारे टेक्निकल पैनल ने आपको लॉन्ग साइड पर दिए हैं उनमें अब और तेज़ी आती हुई। कविता जी की पसंद वोल्टास 1280। भारती एयरटेल लेके आई है स्क्रीन पर, ये आपको मानस जायसवाल साहब ने बताया था। 729 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ 945 पर इंडियन बैंक आपको फिलहाल तेजी में चहकता हुआ दिखेगा और अब मोमेंटम आपको फिलहाल स्क्रीन पर और तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है माइंड ट्री और लूपिन पर। चंदन तपड़िया साहब को जोड़ेंगे। चंदन जी, माइंड ट्री के भी नतीजे कल आएंगे, यहाँ पर आप कुछ चर्चा करेंगे। ये मिड कैप IT काउंटर आपका पसंदीदा रहा है पिछले 2.5 साल से। बिल्कुल सर जी, टाटा एलेक्सी, माइंड ट्री, हैप्पीएस्ट माइंड, HCL टेक, ये प्रिफर्ड नेम काफी दिनों से रहे हैं। बिल्कुल हम माइंड ट्री की बात करें बट टाटा एलेक्सी को भी चर्चा में लेंगे। माइंड ट्री की आप नतीजों की बात करें तो देखिए नतीजों के चलते वोलेटिलिटी हो सकती है, बट प्राइस सेटअप बता रहा है कि ये जो ऑलरेडी डीप आ चुका है उसकी वजह से सपोर्ट बना है। 3 दिन से यहाँ पे 4530 का सपोर्ट ले रहा है जो इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मेरा यही मानना है कि 4530 जो सपोर्ट है वो काम करेगा और वापस से रिसेंट के जो स्विंग आई है 4870
वहां तक ये मूव देता हुआ नजर आएगा। तो 45.30 के स्टॉप लॉस से 48.70 तक के लिए पॉजिटिव बायस के साथ काम कर सकते हैं टाटा एलेक्सी। जी हाँ, ये बहुत बढ़िया मूव आपके सामने माइंड ट्री पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। और चंदन जी का एक और फेवरेट काउंटर है, वो है टाटा एलेक्सी। चंदन जी, इससे पहले कि आपकी नज़र पड़े इस ब्रेकआउट पर, मैं ही आपको बताता हूं, यहाँ पर हम लोग जो प्राइस देख रहे हैं वो आपको दिख रहा है 23 नवंबर के उच्चतम लेवल पर। क्या कीजिएगा? तो सर जी, आपने जब माइंड ट्री पूछा था तो मैंने ये बोला था कि माइंड ट्री है बट एक नया ब्रेकआउट टाटा एलेक्सी पे है। तो टाटा एलेक्सी के ब्रेकआउट को मैं 2 दिनों से यहाँ पे देख रहा हूँ, 3 दिनों से, और जिस हिसाब से आज ये 6050 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड हुआ है, यहाँ पे 5 से 8% की रैली बनेगी। यदि मैं डेली चार्ट पे देखूं तो मेरे को यहाँ पे एक रफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो एक बुलिश इंप्लीकेशन दे रहा है। तो इस पैटर्न की वजह से पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए। और आईटी के रिजल्ट यदि हल्के से पॉजिटिव है तो इस काउंटर को भी 5 से 10% की रैली रूल आउट नहीं होगी। तो पॉजिटिव बायस है, खरीदारी की सलाह है। 6000 के स्टॉप लॉस है, आपको लगभग 6350 से लेके 6500 तक के अपसाइड टाटा एलेक्सी में देखने को मिलना चाहिए। जी, अब एक बार आप एक काम करिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट लेके आइए। निफ्टी बैंक वही है जहां पे 2 बजे था, लेकिन निफ्टी ने एक सफर तय किया है इंट्राडे हाई तक। अपने इंट्राडे हाई को यानी करीब करीब 18219 को क्रॉस कर दिया है। ट्रेड कर रहा है 18226 पे, थैंक्स टू रिलायंस, थैंक्स टू भारती, थैंक्स टू इन्फोसिस, जो कि इस वक्त डी हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। याद रखिएगा 12 से लेकर 2 बजे के बीच में 18300 का कॉल राइटर नीचे आ गया था और वो आके ग्रिप ले रहा था 18200 पे, लेकिन अब ये उसके ग्रिप से अगर आप देखें थोड़ी देर बाद बात निकल जाएगी बाहर। एक बार मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेड हैं तो अब 18300 की नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल पे फोकस कीजिएगा। और याद रखिएगा ये कॉल है आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 123 रुपए की, जो अगला वीकली कॉन्ट्रैक्ट है। यानी याद रखिएगा कल एक एक्सपायरी है 13 जनवरी की, अगली है 20 जनवरी की। 20 जनवरी की इस कॉल पे नजर रखिएगा। पोजिशनल ट्रेडर है उनके पास फ्यूचर्स है, लेकिन अगर आप देखें यहां से आगे का सफर तय करना है तो इस स्ट्राइक पे नजर रखिएगा, क्योंकि 123.55 रिलायंस ने क्या किया है। क्यों मैं अगर आप देखें बात कर रहा हूं, रिलायंस ने अपना 17 नवंबर का जो हाई है उसको क्रॉस करके डिसाइसिवली उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो इस स्ट्राइक पर जिसका जिक्र मैं कल सुबह भी अपनी मॉर्निंग की रणनीति में करूंगा, 123 पे ट्रेड करते हुए इसको अगर आप देखें देख कर रखिएगा। जाते जाते इन्फोसिस पे कोई आउटलुक, कोई ऑप्शन कैरी करना चाहें, टीसीएस पे कोई ऑप्शन कैरी करना चाहें आप, चंदन कोई रणनीति है आपके क्लाइंट्स को? अगर आप देखें जो ट्रेडर्स हैं आपके, उनको क्या सजेस्ट किया है आपने इन्फोसिस पे स्ट्रेटेजी के लिए या फिर टीसीएस पे? इसकी बात करें तो इन्फोसिस पे यहाँ पे पॉजिटिव बायस के साथ हम जा रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको 1900 की कॉल पे फोकस करूंगा। याद रखिए इन्फोसिस की आईवी थोड़ी स्पाइक हुई है और नतीजों के बाद यहाँ पे आईवी कूल डाउन हो गई है। तो यूजुअली हम नतीजों से पहले आईटी काउंटर में स्प्रेड सजेस्ट करते हैं रेदर देन ओनली बाइंग कॉल, क्योंकि हमारा मानना है कि 5% का मूवमेंट ऑलरेडी इसके डेटा में प्राइस्ड इन है। तो मैं यहाँ पे 1900 की कॉल की बात कर रहा हूँ, 42 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आपको 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा लगभग 65 रुपए के लिए, बट उससे अच्छी रणनीति है कि आप 1900 का कॉल ले ले, 42 रुपए के आसपास चल रहा है और उसके सामने आप 2000 का कॉल बेच दें, 5% का आपको स्प्रेड बन जाएगा। तो 1900 का कॉल लेते हैं तो 42 रुपए आपको प्रीमियम लगेगा, साथ में आपको 2000 की बेचते हैं तो 13-14 रुपए प्रीमियम मिलेगा। तो 30 रुपए के रिस्क में 70 रुपए के रिवॉर्ड के साथ में आपको इन्फोसिस पे ऊपर में लगभग 2000 की तेजी का एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी। ये इन्फोसिस पे आपका टेक है 1900 की कॉल पे। और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, हम डे हाई पर है 17218। यूबीएल आपका अगर आप देखें अब 1651 हो गया। आईसीआईसीआई प्रू एक और स्टॉक जो कि डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, इसमें अच्छा काफी अगर आप देखें स्विंग नजर आ रहा है। और हिंदुस्तान कॉपर एक और स्टॉक को देखिए, अगर आप देखिए 13440 पे ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और फार्मा स्पेस से एक ल्यूपिन ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। फार्मा स्पेस में माना जरा एक बार आप चलते चलते जरा लुपिन को देखिए, हम अपने अंतिम पड़ाव में है इसका कार्यक्रम के अगर आप देखें इस वक्त, लेकिन लुपिन ने आज 3rd अटेम्प्ट में 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने की टेंडेंसी को डेवलप किया है। आप देखिए एक अटेम्प्ट था इसका, तारीख थी 14 दिसंबर की, एक अटेम्प्ट था इसका 30 दिसंबर को। 4th में तो खैर अगर आप देखें ये सक्सीड हो गया है आज और कैंडल भी काफी ठीक ठाक है। एक व्यू सजेस्ट कीजिए अपना लुपिन पे क्या होगा?
अगर इसमें यहाँ पर लुपिन में कोई ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग साइड पे होगा। 934 का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है। मेरा समझना है कि इस बार 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाएंगे और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच करेगा, जो कि 980-85 की रेंज में है। तो लुपिन पे खरीदारी करने की राय रहेगी 934 के स्टॉप लॉस के साथ। और देखिए फार्मा क्षेत्र में आपको बायोकॉन पे भी नजर रखनी है। बायोकॉन के पैटर्न भी पॉजिटिव लगते हैं। मेरा समझना है कि जो कंसोलिडेशन का दौर है वो अब करंट लेवल से बायोकॉन में खत्म हो सकता है। 380 के टारगेट के लिए यहां पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी 358 के स्टॉप लॉस के साथ। बायोकॉन हो गया, ल्यूपिन हो गया आपकी स्क्रीन पे, यूबीएल हो गया, यूएसएल हो गया, सबके सब अगर आप देखिए डी हाई पे फ्लो करते हुए। और एक स्टॉक और लेके आइएगा शैल जी, इंडिगो डे हाई पर। समझ में आता है शैल जी आपको थोड़ा सा? वीरेंद्र जी, मैं तो विस्मित रहता हूं कभी कभी कुछ स्टॉक्स पर, और उनमें से एक इंडिगो है, दूसरा पीवीआर है। मेरे ख्याल से पीवीआर भी दिन के उच्चतम लेवल पर था कुछ समय पहले। मैं चेष्टा नहीं करता यहाँ पर कुछ भी समझने की। तेल $84 प्रति बैरल के ऊपर है। एयरपोर्ट खाली नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे भरे हुए नहीं थे जितने एक महीने पहले हैं। लेकिन आपको इंडिगो दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। खैर, भाव भगवान है और हमारा काम है टेक्निकल चेक करना। तो ये प्रश्न चंदन तपड़िया साहब को देते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो वीरेंद्र जी के मुख पर आपको एक चमक सी आती हुई दिखेगी। वीरेंद्र जी, क्या हीटर चल रहा है अभी भी? हाँ शैल जी, एक्चुअली शैल जी मेरे घर में बड़ी ठंडक है, इसीलिए हीटर रखा हुआ है जी। ये जो जी, ये नहीं बिल्कुल। अरे आपके चेहरे पे दमक आ रही है, जैसे मेटल काउंटर्स पे दमक आ रही है। आप बंद करने की बात कर रहे हैं। ये 8-9 दिन की जो रैली है, इससे कोई गर्मी नहीं आई? नहीं, ये बहुत जरूरी होता है शैल जी। कन्विक्शन बनता है इससे यहाँ बैठने का। आप मुझे बता रहे हैं ऊपर एक नीचे साइड। बिल्कुल, आप मुझे बता रहे हैं, मैं तो कोयले जलाने वाले में से हूं। चलिए यहाँ पर अब जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को। चंदन जी, हमारी ठंड से बखूबी जुड़े हुए हैं, और आप राजस्थान के हैं, और दिल्ली से ज्यादा अगर कहीं बर्फीली ठंड पड़ती है तो वो रेगिस्तान में पड़ती है। लेकिन चंदन तपड़िया साहब, उससे पहले इंटरग्लोब एविएशन, क्यों ये काउंटर बढ़ रहा है प्रभु जाने, लेकिन चार्ट आप देखते हैं हमसे बेहतर। बिल्कुल, आप इतनी गर्मी की बात कर रहे हो, वीरू की बात कर रहे हो, तो यूबीएल और मैकडोवेल पे कमेंट पक्का लेना। 2-3% की रैली बनेगी। बट यस, आपने इंडिको पूछा है तो मैं इंडिको पे ही कमेंट करूंगा। इंडिको में आज देखोगे लगभग 3-4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, और मेरा यहाँ पे क्लोजिंग चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। आप देखोगे पिछले लगभग 33 ट्रेडिंग सेशन में जो एक कंसोलिडेटिव मूव था, उसका एक ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। और वीकली चार्ट पे मैकेनिकल इंडिकेटर में पहली बार बाय क्रॉसओवर बना है। इतने दिनों से यहाँ पे सेल क्रॉसओवर थे, उनके सिग्नल इनटेक थे, तो पहली बार यहाँ पे बाय सिग्नल बना है। तो इसकी वजह से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी बनेगी और फ्रेश मोमेंटम भी बनेंगे। तो इसलिए इंडिको पे खरीदारी की सलाह है। 2040 का सपोर्ट रहेगा जो आज का लो है। एक बार के लिए इस बाउंस में आपको 2200 तक के लेवल इंडिको दिखाना चाहिए। जी हाँ, इंडिगो आपकी स्क्रीन पर आप देखें 2100 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और इस डे हाई की ट्रेजेक्टरी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अगर आप देखें ये उस ट्रेजेक्टरी में जाए जिसमें अगर आप देखें ये नवंबर की सीरीज में था, जिसका हाई था करीब 2400 रुपए। इंडिगो आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर। और कुछ स्टॉक्स देखिए जो कि अगर आप देखें सब्सटेंशियली हायर लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। एक आप देखिए गेल, एक स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ ये स्टॉक, और उसके साथ अगर आप देखें तो इस वक्त अतुल लिमिटेड, ये स्टॉक 9945 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी पे। हालांकि अगर आप देखिए इस पर कोई टेक चेक नहीं लूंगा, बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक्स की कैटेगरी में आता है ये स्टॉक। अब एक काम करते हैं, यहां से मोमेंटम कॉस्ट का जो दौर है वो शुरू करते हैं। ट्रेड पिक करना कल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के लिए। गैप डाउन हो सकता है, एक गैप अप हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग, इट डिपेंड्स अपॉन दीस 3 अर्निंग्स। मानस जी, पहला कॉल आपका, पहला बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल आपकी तरफ से। देखिए, जो पहला कॉल है बीटीएसटी के लिए तो वो है पिरामिड इंटरप्राइजेस, पीईएल की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है 2550 के आसपास। आज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टॉक ने अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर लिया है, उसको रीगेन कर लिया है। तो पिरामिड इंटरप्राइजेस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 2600 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर की तरफ 2725 के टारगेट सेट करने हैं। तो पिरामिड इंटरप्राइजेस पे खरीदारी करने की राय रहेगी।
पिरामिड एंटरप्राइजेस आपकी तरफ से अगर आप देखें तो ये ट्रेड आप कैरी करेंगे कल के लिए। प्रकाश सर का सुबह का कॉल था और याद रखिएगा इसमें स्ट्रेंथ बखूबी है 3% ऊपर, अभी 2643 पर। कविता जी आप क्या कॉल कैरी करेंगे कल के लिए? यस वीरेंद्र जी, सो कल के लिए टाटा पावर को हम लेकर जाएंगे एज मोमेंटम। सो 238 के लेवल्स पर फिलहाल है। मुझे लग रहा है इसने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया और अपने प्रीवियस हाई को आज सरपास किया था। सो 238.90 के लेवल्स पर फिलहाल है। मुझे लग रहा है ये मूव 245 246 तक एज मोमेंटम ट्रेड एक्सटेंड होना चाहिए। सो 245 के लक्ष्य के लिए टाटा पावर को लेकर जाएंगे, जहां स्टॉप लॉस वन कैन मेंटेन ऑफ 236। तो टाटा पावर विद द मोमेंटम कॉल। जी, इससे पहले कि हम लोग एक अगले मोमेंटम ट्रेड पर पढ़ें, मेरे सामने ग्रेफाइट का जो काउंटर है वो बहुत ही तेजी में दहकता हुआ दिख रहा है और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 200 DMA थी वो टूट गई है और ये एक बढ़िया लॉन्ग ट्रेड आपको सुझाया था चंदन तपड़िया साहब ने। दिन का उच्चतम लेवल 548 और लगभग समझिए आप 47 लाख शेयर की वॉल्यूम के साथ ये काउंटर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टील मेल्टिंग के लिए जो ग्रेफाइट एनोड बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है, वो ये कंपनी बनाती है और इनकी एक इनसे बड़ी कॉम्पिटिटर है HEG लिमिटेड। दोनों के काउंटर्स बढ़िया तरीके से आपको तेजी में जुड़ते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ मानस जायसवाल साहब का जो स्टॉक पिक था भारतीय एयरटेल, वो भी दिन के उच्चतम लेवल पर चहकता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी। जी हाँ, ग्रेफाइट इंडिया आपकी स्क्रीन पे 548 क्या सब्सटेंशियल स्विंग लिया इसने। लेकिन कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी यहाँ पे, अब करीब 8.25% ऊपर 547 के स्तर पर। राजेश सतपुते जी आप बताइए कल के लिए क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, मैं GNFC को बाय करके जाऊंगा। GNFC फ्यूचर में 465 466 के आसपास यहाँ पे ट्रेड सौदा हो रहा है, तो GNFC इसे बाय जहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप है। 460 का स्टॉप लॉस रखे और इसका जो कल का टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 475 to 480। तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस एंड लगभग 10 से 15 रुपए का अप मूव मैं GNFC में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। GNFC आप कल के लिए कैरी करेंगे और इस स्टॉक पे आपकी नजर रहेगी 464 पे, आप देखें इसे कल के लिए कैरी करेंगे आप। प्रकाश सर आपका बताइए कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? कन्विक्शन ट्रेड रहेगा, मुझे लगता है HDFC लाइफ ध्यान देना चाहिए। HDFC लाइफ पर 690 का नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 665 HDFC लाइफ। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाजार बंद होने में 12 मिनट, उनका ग्रेफाइट इंडिया जबरदस्त धमाका मचाता हुआ 550 रुपए और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड आप शेयर करते हुए दिखेंगे कल के लिए। चंदन जी। बिल्कुल सर जी, ग्रेफाइट सुबह से नजर है और 530 से रिकमेंड के बाद ये लगभग 20 रुपए की तेजी दिखा चुका है, तो काफी अच्छा ट्रेड सेटअप यहाँ पे रहा है। देखिए टाटा एलेक्सी मेरे को ध्यान में यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बट IT के नतीजे तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव मैं हो रहा हूँ। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ पे पोजीशन ले। 6000 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 6400-6500 के टारगेट रहेंगे। बट उसके अलावा दूसरे ट्रेड की बात करें तो मेरा पूरा फोकस है मैकडोवेल और UBL पे। देखिए आप जो चर्चा कर रहे थे उससे इस ट्रेड का कोई भी लेना देना नहीं है, वीरू गलत नहीं माने, बट बिल्कुल यहाँ पे मेरे को UBL और मैकडोवेल काफी अच्छे लग रहे हैं। आप UBL में देखोगे आज 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, तो ये ओपन इंटरेस्ट एडिशन साफ संकेत दे रहे हैं कि लगभग 35-40 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है। तो मैं UBL की बात करूं तो अभी लगभग 1645-1648 चल रहा है। यहाँ पे आप 1610 के स्टॉप लॉस से ले 1685-1690 के टारगेट के लिए। तो UBL और USL कॉल आप देते हैं और आते जाते अगर आप देखें तो एक बार हमारा जिक्र जरूर कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं चंदन जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खैर BTST कॉल्स हो गई हैं सारी की सारी, और अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें हम अचंभा अगर आप देखें जता रहे थे कि भाई ये चल क्यों रहा है इंडिगो, और उसको देख के अगर आपको अचंभा काफी हुआ हो तो एक और एक स्टॉक देख लीजिए, वो है PVR। नाउ 1555 इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, लेकिन बहुत कन्विक्शन के साथ अगर आप देखें दो टेलीकॉम स्टॉक्स आज काफी चले। एक तो रिलायंस और साथ ही साथ भारती, इन दोनों ने जो आज सुपर स्विंग दिया वो काबिल तारीफ था, और दोनों के चार्ट्स मोर लेस एक जैसे थे, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट। पिछले कुछ सेशंस में कंट्रीब्यूशन नहीं था स्ट्रेंथ में कोई सा भी, लेकिन आज इन दोनों स्टॉक्स ने अगर आप देखें बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट किया। चंदन एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, इन दोनों स्टॉक्स पे, नॉट एग्जैक्टली राइट नाउ, मतलब अभी नहीं, BTST कॉल्स पूरी हो चुकी हैं,
दो स्ट्राइक्स जिन पर आपकी नजर रहेगी। आज की कैंडल्स बड़ी हैं, लेकिन इनके ऊपर और बहुत कुछ आ सकता है, क्योंकि ये कैंडल्स जो है वो एक रेंज ब्रेकआउट का स्ट्रॉन्ग से रिफ्लेक्शन है। दो स्ट्राइक्स जिन पर आपकी नजर रहेगी, एक रिलायंस की और एक भारती की। बिल्कुल वीरू, देखिए भारती पे हम आज पॉजिटिव है और आप देखोगे डेली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि आरती के बाद अब भारती में मूवमेंट है और यहाँ पे हमारा 755 के लिए कन्विक्शन भी है, तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। इवन आप यदि दूसरे बीटीएसटी के तौर पे पूछोगे तो बिल्कुल मेरा भारती पे ख्याल रहेगा। और भारती की मैं फोकस करूं यदि 740 की कॉल पे, तो 10 रुपए 55 पैसे के आसपास चल रही है। इवन मैं इसके ऑप्शंस के प्रीमियम को देख रहा था, पिछले 17 दिनों से ये प्रीमियम बढ़ा नहीं था, आज जाके ये 10 रुपए के ऊपर हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम है। 6 रुपए के स्टॉप लॉस से 18 रुपए के टारगेट रहेंगे। और रिलायंस भी हमें अच्छा लग रहा है, आज रिलायंस में हमारी एक टॉप पिक भी थी, बट अब वापिस जो मोमेंटम बना है इस काउंटर को 2600 की तरफ लेके जाएगा। मैं यहाँ पे एट द मनी 2520 की कॉल की तरफ फोकस करूंगा, जो भी लगभग 54 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे आप 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए 85 रुपए के टारगेट के लिए। तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस दोनों में अच्छे सेटअप है और टेलीकॉम सेक्टर के दोनों ही दिग्गज यहाँ पे मोमेंटम अभी भी दिखाते हुए नजर आएंगे। चलिए, अब ये रणनीति, इससे पहले कि हम समापन समारोह शुरू करें, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, ज़रा एक बहुत ही कम डिस्कस स्टॉक का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर और चंदन जी को ही जोड़े रखिए। ब्लू डार्ट मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इस काउंटर को मैं सुबह से ट्रैक कर रहा हूँ और यहाँ पर जब आप मोमेंटम देख रहे हैं, ये 7420 अपने ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में आपको जुड़ता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम ठीक ठाक है, यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड वैसे भी नहीं होता, लेकिन 5 दिन की एवरेज से 2 गुना। आज आपके सामने लगभग 48-39 हज़ार शेयर ट्रेड हो चुके हैं। चंदन जी, सिर्फ चार्ट चेक। बिल्कुल असल जी, देखिए ये ब्लू डार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसलिए इसका डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें वॉल्यूम काफी कम रहते हैं। बट इस काउंटर को देखोगे तो आज ये कंटिन्यूसली इस महीने में इसने लगभग 17-18% का मोमेंटम ऑलरेडी पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में देखा है। ऑलरेडी ये अपने मेजर लाइफ टाइम हाई पे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको नोटिस कर रहा हूँ, 2015 का हाई था 7850, तो यानी कि यहाँ से सीधा 5% का जंप बना के जो 2015 का हाई है वो निकालने के लिए तैयार हो रहा है। तो चार्ट चेक है, जो भी पोजीशन ले थोड़ा वॉल्यूम देख के ले, बट ओवरऑल 7150 के स्टॉप लॉस से आपको 7850 8000 तक के स्विंग इस काउंटर में पैटर्न्स दिखा रहा है। ये काउंटर आपको अपनी ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी पर चलता हुआ दिखेगा। 75% ये कंपनी अमरीकी लॉजिस्टिक्स कंपनी DHEL की भारतीय सब्सिडरी है और लो फ्लोट लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और पेडिग्रीड मैनेजमेंट ब्लू डार्ट का। लॉजिस्टिक्स स्पेस आज खासी चहकी, उसमें आपने ब्लू डार्ट के साथ गति में भी काफ़ी मोमेंटम आता हुआ देखा। चलिए डायरेक्टर साहब, अब ले आइए स्क्रीन पर आप निफ्टी को। ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 18205। ध्यान दीजिए, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो आप अब 28 और 27 अक्टूबर के लेवल्स निफ्टी पर आते हुए देखेंगे। ये लगातार चौथे दिन हरा निशान है और हम लोग बहुत ही शानदार मोमेंटम प्री बजट रैली के रूप में आते हुए देख रहे हैं। नतीजों से पहले इन्फोसिस और आज बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज हेवीएस्ट वेटेड काउंटर आपको ना सिर्फ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखेगा 39 अंकों का, लेकिन यहाँ पर आज सबसे ज़्यादा टर्नओवर भी आपको होता हुआ दिख रहा है। 1670 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपने आज RIL में देखा है और ये टॉप ट्रेडेड काउंटर है और टॉप गेनर आपको ये निफ्टी का भी दिखेगा कंट्रीब्यूशन प्लेट में। ICICI बैंक, इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल में आप कंट्रीब्यूशन होते हुए देख रहे हैं। इंडिविजुअली सब पर आपको एक लॉन्ग कॉल्स आती हुई दिखी हैं। हल्की सी मायूस TCS नतीजों से पहले और बाकी काउंटर्स में कोई खासी गिरावट नहीं। शॉर्ट साइड पर सिर्फ 37 अंक निफ्टी में। लाइए बैंक निफ्टी, ये आपके सामने 280 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है 38724। ध्यान दीजिए, आज जो आपने दिन का उच्चतम लेवल था वो था 38850। यहाँ पर अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको ICICI बैंक की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, SBI की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, इंडसइंड और कोटक भी चहकते हुए। अब लेके आइए डायरेक्टर साहब हमारे यूरोपियन बाजारों की सूरत हाल और उसके बाद दिखा दीजिए डाउ फ्यूचर्स। कोई खासा बदलाव वहाँ पर नहीं है और एकदम चंदन तपड़िया साहब को जोड़िए। चंदन जी, आपने पूरा रैपअप देखा और बताइए अब निफ्टी के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी कल के लिए? देखिए बसल जी, जो आज के डेटा सेटअप है वो रेंज बाउंड है, बट कहीं ना कहीं नतीजे हैं। आप देखिए रेंज बाउंड का मतलब ये नहीं कि जस्ट ट्रेडिंग बैंड है, बट ओवरऑल तेजी है क्योंकि हमारा ओवरऑल 18400 18600 के निफ्टी के टारगेट्स है। बट कल के एक्सपायरी के लिहाज से आप यदि डेटा देखें
तो इस वीक में लगभग 2% के जंप देखने को मिले निफ्टी में, और पूरे वीक का जो एवरेज है वो लगभग 18,020 के आसपास है, और हम एवरेज से लगभग 150-200 पॉइंट ऊपर है। तो साफ इंडिकेट है कि बुल्स का ही ओवरऑल ग्रिप रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि 18,080 कल के एक्सपायरी के लिए एक अहम सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 18,200 18,300 तक रेंज एक्सटेंड हो सकती है। तो 18,080 से 18,250 18,300 का दायरा अब निफ्टी कल के लिए प्ले करना चाहिए, और पॉजिटिव बायस के साथ आप काम कर सकते हो। ऑप्शन राइटर हो तो पुट बेच दें या फिर कॉल लेके स्प्रेड बना लें। अब सिमिलरली आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का सेल जी लगभग 9वां दिन है जब किसी भी पिछले दिन के लो को नहीं तोड़ रहा है। लगातार 8 से 9 दिन में कंटिन्यूसली हायर लोज बन रहा है। जब तक ये हायर लोज निगेट नहीं होता है तब तक यहाँ पे रैली को राइड करना चाहिए। मेरा मानना है कि यहाँ पे 38,500 का सपोर्ट है। इस सपोर्ट के साथ आप कहीं ना कहीं 39,250 के अपटिक को प्ले करने के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो करीब 18,203 ये निफ्टी का स्तर है। एक बार जरा हीट में आप देखते हैं ओआई का सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, 3 स्टॉक्स। उसके बाद चौथे पायदान पे हिंडाल्को मेटल स्पेस में से, बैंकिंग में आईसीआईसीआई, और अगर आप देखें ऑयल एंड गैस स्पेस से ओएनजीसी करीब 2% का ओआई बिल्डअप, मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को के बाद। और शॉर्ट कवरिंग कहां कहां पे हावी थी आज, याद रखिएगा रिलायंस में ह्यूज शॉर्ट कवरिंग आज। उसके बाद एचडीएफसी लाइफ, टाटा स्टील और कोल इंडिया, पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलएनटी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे थे। इनमें ओआईज काफी कटे हैं शॉर्ट साइड के। बाकी अगर आप देखें शॉर्ट बिल्डअप कहां पे हुआ है, नतीजों से पहले आज टीसीएस में थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप दिखा गया, टाइटन में माफ कीजिएगा, टाइटन में बिल्डअप दिखा गया शॉर्ट, और ब्रिटानिया में, श्री सीमेंट और सिप्ला, ये अगर आप देखें कुछ कंपनीज थे जहां पर आज शॉर्ट बिल्डअप दिखा गया। अक्रॉस द मार्केट अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप कहां पे हुआ, उसमें चंबल, इन होटल्स, इंडिया मार्ट और साथ ही साथ एमएनएम फाइनेंस और टाटा कम्युनिकेशन, ये स्टॉक्स थे। और शॉर्ट बिल्डअप अगर आप देखें आज जिन स्टॉक्स में हुआ है उसमें इप्का लैब, उसमें अगर आप देखें मेट्रोपोलिस, उसमें अबाउट इंडिया, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज जिस स्टॉक में शॉर्ट बिल्डअप हुआ वो है टोरेंट पावर। शैल जी के पास चलते हैं वॉल पे इस क्लोजिंग को थोड़ा सा और बारीकी से समझने के लिए। शैल जी। चलिए वीरेन जी, 150 पॉइंट का इजाफा और 18,200 के ऊपर क्लोज। प्रभु बहुत ही कृपालु हैं और आप बहुत ही जबरदस्त मूव भारतीय बाजारों में बजट से पहले आते हुए दिख रहे हैं। लगातार चौथे दिन रैली है निफ्टी में हरे निशान में, और पिछले ध्यान दीजिए 9 दिनों से हम लोग बहुत बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। आज के कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स कौन से हुए? रिलायंस ने फ्रंट फुट पर आज रैली को लीड किया है, और लगभग 1/3 मूव जो आप निफ्टी में देख रहे हैं वो रिलायंस की वजह से है। यहाँ पर और तेजी की उम्मीद है। इंडसइंड बैंक और भारतीय एयरटेल और एमएनएम पर आपको लॉन्ग ट्रेड्स मिले ही हैं, बढ़िया मोमेंटम में ये काउंटर्स। शॉर्ट कवरिंग आपने देखी है मेटल्स में, इसीलिए हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील आपको ऊपरी सतह पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स की मजबूती आप भांपिए आईसीआईसीआई बैंक से, इंडसइंड बैंक से, और आपके सामने कोटक और एसबीआई भी लगभग 0.25% ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। नतीजों से पहले आईटी के तीनों काउंटर, इन्फोसिस आपके सामने हरे निशान में है, मामूली सी गिरावट आप टीसीएस में देख रहे हैं, और विप्रो फिलहाल यहाँ का हिस्सा तो नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर जो ट्रेड दिख रहा है वो आपको हल्का सा लाल निशान दिख रहा है। तो 1:2, 1 हरा 2 लाल। अब आपके सामने और कहाँ बढ़िया मूव दिख रहा है। एचडीएफसी ने आज साथ दिया है, और एलएनटी ने तेजी में आपको मोमेंटम दिखाया है, 0.5% ऊपर और 1% की वृद्धि। ये भी हैवीएस्ट वेटेड काउंटर्स आपको पहले 10 में दिखेंगे, और आप बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं नतीजों से एक दिन पहले टेक महिंद्रा में और HCL टेक में। तो ये फिलहाल आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्लोज होता हुआ। निफ्टी बैंक आपको 14 नवंबर के उच्चतम लेवल के आसपास दिखेगा। आज 262 पॉइंट की वृद्धि, लगातार 9वें दिन हरा निशान, हायर हाइज और हायर लोज। और निफ्टी अब आपके सामने 27-28 अक्टूबर के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिखा है। नतीजों से पहले इंडेक्स हैवीवेट्स टीसीएस और विप्रो में मामूली सी मुनाफा वसूली हुई है, इसलिए रिकॉर्ड हाइस के आसपास निफ्टी का आईटी इंडेक्स। यहाँ पर देखिए ब्रॉडर मार्केट्स में आप शानदार मोमेंटम देख रहे हैं। दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी से ज़्यादा रैली आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में होती हुई दिखी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नज़र डालिए 1:1। तो लगातार आप जो 9 दिन ब्रॉडर मार्केट्स में मोमेंटम देख रहे हैं, थोड़ा बाजार अब रुकता हुआ आपको दिखेगा, और कल
वीकली एक्सपायरी वाले दिन, उससे पहले आप एक बहुत शानदार क्लोज बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। आज की शाम इससे ज़्यादा बिजी रहेगी क्योंकि आप तीनों आईटी कंपनीज के नतीजे आते हुए देखेंगे, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो। आप बताइए वीरेंद्र जी, आपकी नज़र ओपन इंटरेस्ट में अलावा लार्ज कैप्स के और कहाँ पड़ी? शैल जी, जहां पे बहुत स्ट्रांग बिल्डअप हुआ, मेरी नजर कल एक बार फिर से वहां पे रहेगी। अगर आप देखें आज एक तो चंबल बजट थीम अगेन, और एमएनएम फाइनेंस में एनबीएफसीज में जो सबसे स्ट्रांग, अगर आप देखें पुल बैक देखा गया आज, उसमें एमएनएम फाइनेंस में था। यहाँ काफी स्ट्रांग लॉन्ग बिल्डअप हुआ। और कुछ काउंटर्स में अगर आप देखें जहां बिल्डअप हुआ, वहां पे दो स्टॉक्स केमिकल स्पेस से एसआरएफ और टाटा केमिकल, इन पे नजर रहेगी। बाकी टेलीकॉम में अगर आप देखें भारती एयरटेल और एक रिलायंस, ये दो का सेटअप अगेन विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, लेकिन यहाँ पे मैं डेटा बोल रहा हूँ तो वो अगर आप देखें हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन हाँ भारती एयरटेल और रिलायंस में काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। पहले आज रिलायंस में शॉर्ट कवरिंग थी, फिर फ्रेश लॉन्ग, और भारती में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप। और अगर आप देखें तो लिक्विड स्टॉक्स में आज मैकडी में, अगर आप देखें मैकडॉवेल्स में काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। इस पर मेरी सुबह निगाहें रहेंगी। और एक दो स्टॉक्स और जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव रहा आज, अगर आप निफ्टी की बात करें, निफ्टी ग्रुप की, जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ, इस क्रम में एक स्टॉक और जिस पर मेरी नजर रहेगी वो है इंडसइंड बैंक। आज इसने कुछ रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग संकेत दिए हैं और यहां पर नजर रखिए। और एक टाटा मोटर्स, बहुत बड़ा लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, लेकिन हाँ याद रखिएगा 500 के ऊपर ये स्टॉक अपने आप को कमांडिंग पोजीशन में अब रखता हुआ, तो टाटा मोटर्स पर भी सुबह नजर रहेगी। बाकी तय करेंगे ये तीन नतीजे। शैल जी, सीधा सौदा की टीम, कैसा रहा आज का रुझान? तो यहाँ पर यतिन जी की टीम से जुड़वाते हैं। आपने यहाँ पर जो इनके 4 मेन स्टॉक्स हैं उनमें जो आउट परफॉर्मेंस देखी वो आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत की जाएगी। वीएटेक वबाग, यहाँ पर आप एक बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। 3.25% ऊपर ये काउंटर बंद होता हुआ दिखा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, खासकर जल से नल, और ये कंपनी आपको बनाती हुई दिखती है वाटर क्लेमिंग प्लांट्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में बजट से पहले आपको एक बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। हिंडाल्को पर आज वापस मोमेंटम लौटा, 2.4% की वृद्धि, और इनकी यूएस की यूनिट नोवेलिस ने एक नया सब्सिडरी खोला है, उस वजह से ये स्टॉक में खासी चहक। इंफ्रास्पेस से थर्मैक्स, और एक बहुत ही जाने माने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम अबैकस मैनेजमेंट ने रूपा एंड कंपनी में काफ़ी स्टेक खरीदा, उस वजह से इंट्राडे हाइज इससे ज़्यादा थे, लेकिन हरे निशान में रूपा एंड कंपनी बंद होती हुई। यहाँ पर अब आशीष जी की टीम के दर्शन होंगे आपके सामने। ज़बरदस्त नतीजों के बाद 3.25% ऊपर आपको डेल्टा कॉर्प बंद होता हुआ दिखा है। राइट्स में आपने सरकारी कंपनी रेलवे की तरफ से 2% की वृद्धि देखी। फेडरल बैंक, जिसकी एक सब्सिडरी का आईपीओ आएगा, आपको 2% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। और डीएलएफ, जिसने अपडेट दिया और एक रैली स्पार्क करी पूरे के पूरे रियल एस्टेट स्पेस में, यहाँ पर इसके जो दिल्ली का एक प्रोजेक्ट है वहाँ पर खासा खरीदारी का रुझान आता हुआ। 416.20 पर यह काउंटर बंद हुआ 1.7% की वृद्धि के साथ। वीरेंद्र जी। जी हाँ, चलिए इस कार्यक्रम अब कमाई का अड्डा में फिलहाल इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी। हालांकि ये 3 महत्वपूर्ण नतीजे आईटी दिग्गजों के सीएनबीसी आवाज पे कवरेज जारी रहेगी। आशीष आपको बारीकी से बताएंगे नंबर। इन नंबर पे रिएक्शन क्या होगा स्ट्रीट का, कल सुबह मुनाफे की तैयारी में 8 बजे मेरी मुलाकात और आपकी मुलाकात होगी शैल जी के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।